नमस्कार साथियों, ग्रोथ माउंट एजुकेशन के यूट्यूब मंच ग्रोथ माउंट यूपीएससी पर मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक और उपाख्यान के तहत इकोनॉमिक सर्वे है, जो कि नया सर्वे है, केंद्र सरकार के द्वारा घोषित हुआ है। नियत जो पहले समय था परंपरागत, उस समय से थोड़ा पहले यानी कि 1 महीना पहले अब घोषित होता है। यह एक ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जैसे आपको मालूम है कि जो वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, घोषित किया जाता है, जिनमें सरकार की योजनाएं, नीतियां होती है। साथ ही बजट से थोड़ा विभिन्न है। और जैसे बजट की अगर प्राथमिक भावना देखें तो उसमें सरकारी खर्च और जो सरकारी आय है उसका एक अंदाज होता है, उसका एक एस्टीमेट होता है। वहीं सर्वे में जो एस्टीमेट जो किए गए थे सरकार के द्वारा, वो एस्टीमेट्स क्या सफल हुए हैं? सरकार ने जो फंड एलोकेट किए थे, क्या वो फंड स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज हुए या नहीं हुए, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ सर्वे में देखी जाती है। अगर तुलना करें तो बजट अपने आप में एक फैक्चुअल डॉक्यूमेंट है, वहीं जो सर्वे है वो एक कॉन्सेप्चुअल है, साथ ही में लेंथी भी है, गहरा भी है। ग्रोथ माउंट यूपीएससी के इस माध्यम से हमने एक जो है उपाख्यान में इंट्रोडक्शन यानी कि प्रीफेस इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक सर्वे का एवं प्रथम दो अध्याय थे उनका अध्ययन किया था, जिनमें स्टेट ऑफ इकोनॉमी हमने देखी थी। ठीक है, कि कैसे आज भारत की जो परिस्थिति है वो ऐसी है। और दूसरे जो है अध्ययन में हमने फिस्कल डेवलपमेंट्स देखे थे कि आज भारत की परिस्थिति क्या है, क्या भारत में जो सरकारी व्यय हुआ इस कोरोना महामारी के दौरान, उसके प्रबंधन में, उसके प्रशासन में, तो क्या उससे फिस्कल डेफिसिट में कोई बढ़ावा देखने को मिला है? तो जी हाँ, अवश्य उसमें बढ़ावा हमने देखने को जो हमने देखा था। और कैसे यह सर्वे ने यह सारी चीज़ें हमें बताई थी अलग अलग परिमाणों की दृष्टि से। पूरा सर्वे जो है पूर्व वर्ष की अगर तुलना करें तो जैसे मैंने पहले उपाख्यान में भी बताया था कि भाई थोड़ा छोटा है, क्योंकि जो 2020-21 का सर्वे था वो अपने आप में 900 पन्नों का था, यानी कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव था। इट वाज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू रीड। तो उसके लिए यहाँ सरकार ने इस बार सचोट रूप से प्रिसाइज तरीके से जो है हमारे सामने एक ही वॉल्यूम रखा। वैसे वॉल्यूम 2 है, मगर इसमें जो एक वॉल्यूम है उसमें ये सारे अलग अलग सेक्टोरल चैप्टर्स है और दूसरे में स्टेटिस्टिकल अपेंडिक्स है। ठीक है, तो यहाँ अपने आप में डॉक्यूमेंट जो है वो थोड़ा सा छोटा हो गया है। और इसी हिसाब से हम भी यहाँ प्रति उपाख्यान पर 2 मुद्दों के ऊपर यानी कि 2 अध्याय के ऊपर बात करते हैं। पहले में प्रीफेज साथ में था, मगर यहाँ अन्य 2 बिंदुओं में देखने हैं, अन्य 2 अध्याय देखने हैं। ये कवर है 2021-22 का, आप देख सकते हैं, यहाँ गूगल पर भी इजिली उपलब्ध है। साथ ही यह जो हमारा उपाख्यान है वो सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, एक समझ को डेवलप करने के लिए भी है। इकोनॉमिक जो स्पेसिफिक इकोनॉमिक सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये थोड़ा बेसिक समझ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मात्र और मात्र संधि सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण किया गया है। वर्टिकल डेप्थ जो है वो यहाँ आपको नहीं मिलेगी, तो मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। जो इकोनॉमिक स्पेसिफिक इकोनॉमिक के विद्यार्थी है उनके लिए यह थोड़े से बिन उपयोगी है, मगर अन्य सारे संधि सेवा के छात्रों के लिए ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है, चाहे वो मेंस एग्जाम हो, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो। प्लस आप हमें हमारी वेबसाइट के साथ जुड़ सकते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट करें। सारी चीज़ें वहाँ आपको ब्लॉग फॉर्म में जो है मिलेगी, आप वहाँ से रीड कर सकते हैं, आपकी बुक्स बना सकते हैं। प्लस ये सारी चीज़ें आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ रजिस्टर कीजिए, लॉगिन करके अन्य परीक्षा संबंधी संसाधनों तक भी आप पहुँच पा सकते हैं। प्लस यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ हमारी अपडेट्स आती है टुडेज लेक्चर के फॉर्म में, या अन्य जो हमारी योजनाएं होती है वो भविष्य की। और सेम गोज विथ फेसबुक। साथ ही जिस माध्यम से अभी हम लोग बात कर रहे हैं, यूट्यूब का माध्यम, तो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। और जो है जो सीरियस छात्र है उन तक हमारी चैनल को पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, वही हमारा मोटिवेशन रहेगा। अब शुरू करेंगे आज की मूल बात, जिसके तहत 2 अध्याय देखने हैं, जैसे हमने देखा, जिनमें सबसे प्रथम है एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि बाहरी क्षेत्र। भारत एवं बाहरी देशों के साथ जो व्यापारी परिस्थिति है या वैश्विक व्यापारी परिस्थिति है, तो उसका क्या हाल है, उसकी क्या स्थिति है, वो हमें प्रथम बिंदु में, प्रथम अध्याय में देखना है। और दूसरे में मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फिस्कल इंटरमीडिएशन। मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फिस्कल इंटरमीडिएशन यानी कि जो जैसे हमें मालूम है कि महामारी आई, ठीक है, ये महामारी से जो है पीड़ित ये दूसरा इकोनॉमिक सर्वे है। तो लिक्विडिटी मेजर्स, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सरकार ने एवं सरकार की जो केंद्रीय बैंक है यानी कि सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई, उसने क्या लिक्विडिटी मेजर्स उठाए, वो सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ देखनी है। एंड एज वेल फाइनेंशियल जो इंटरमीडिएशन है, जो कि
आरबीआई के द्वारा किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को वे रेगुलेट करते हैं ताकि एक कंड्यूसिव एटमॉस्फियर पूरे इकोनॉमी में बना रहे। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ इस दूसरे यानी कि आज के दूसरे और इकोनॉमिक सर्वे के चौथे अध्याय में देखनी है। अब शुरू करेंगे हमारी मूल बात, जिनके तहत एक्सटर्नल सेक्टर्स। पहले तो यह अध्याय के बारे में कुछ समझ ले एंड वी आर गोइंग टू टेक रेफरेंस वाया ए माइंड मैप। ठीक है, ये सारे बिंदुओं के तहत हमें चीज़ों को देखना है, जिनमें सबसे प्रथम इंट्रोडक्शन, फिर ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फिर डेवलपमेंट इन इंडियाज मर्केंडाइज ट्रेड, फिर ट्रेड इन सर्विसेज। ठीक है, दिस ऑल आर द पॉइंट्स विच आर एक्सप्लेन्ड यूजिंग वेरियस कंपोनेंट्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो ये सारे ऐसे इस अध्याय के घटक है, इस अध्याय के बिंदु है, जिनमें ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यानी कि वैश्विक जो आर्थिक वातावरण है उसे देखना है, उसे तपासना है। महामारी की क्या असर हुई, आज क्या हालत है और भविष्य में क्या फोरकास्ट किया जा रहा है। डेवलपमेंट इन इंडियाज मर्केंटाइज ट्रेड, यस मर्केंटाइज ट्रेड जो हमें मालूम होना चाहिए, और भारत संबंधी क्या डेवलपमेंट हुआ, भारत के पक्ष में क्या मर्केंटाइज ट्रेड जो है वो आज किस हालत में है, महामारी के जो है पश्चात उसकी क्या हालत है, उसका क्या प्रोग्रेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ट्रेड इन सर्विसेज यानी कि टू एंड फ्रो, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसफर्स, जिनमें रेमिटेंस की बात आती है। रेमिटेंस यानी कि कोई भी जो है मूल किसी भी राष्ट्र का व्यक्ति कोई और विदेश राष्ट्र में जाए, वहाँ स्थायी हो, वहाँ जो है वाणिज्यिक प्रवृत्ति करे यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी करे, और वहाँ से फंड जो है वो अपने मूल राष्ट्र में ट्रांसफर करे, तो दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस। और भारत जो है वो पिछले 2 या 3 साल से नंबर 1 आ रहा है इन द वॉल्यूम ऑफ रेमिटेंस। ठीक है, तो काफ़ी सारे ऐसे जो है लाखों भारतीय है जो विदेश में वाणिज्यिक प्रवृत्ति करते हैं और वहाँ से करोड़ों अरबों डॉलर जो है वो यहाँ भारत में भेजते हैं। तो वो बात भी यहाँ प्राइवेट ट्रांसफ़र की जाएगी। फिर इनविजिबल्स यानी कि सर्विसेज, उसका क्या हाल है भारत के संदर्भ में देखना है। करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट, फिनेंशियल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, दे आर रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड। ठीक है, फॉरेन ट्रेड के साथ वे दोनों अवधारणा जो है वो जुड़ी हुई है, जिनको हमें यहाँ देखना है। मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट, net international investment position and external debt. So this all are the topics which we are going to cover in this chapter 3. साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ इन इकोनॉमिक सर्वे के इन उपाख्यानों का अगर आपको जो है अच्छे से इसका जो है लाभ लेना है तो आपको कुछ स्टैटिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अगर मालूम नहीं भी है तो आपको क्यूरियस होना पड़ेगा, और जैसे ही कोई नई चीज़ें आप देख लें जो यहाँ कवर नहीं हुई है समय संशोधनों की कमी की वजह से, तो वो आपको नोट इट डाउन करनी होगी और जो है वो क्लियर करनी होगी। आप गूगल का सहारा ले सकते हैं, अन्य जो है रेफरेंसेस ले सकते हैं, रिसोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं, और वो चीज़ें आपको क्लियर करनी होगी। ठीक है, देन ओनली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फुल्ली, तभी आप पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। तो ये बात यहाँ स्पष्ट करनी ज़रूरी थी। अब एक एक बिंदु यहाँ से लेने हैं, एक एक बिंदु यहाँ से उठाने हैं। ठीक है, जिनमें सबसे इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन में 2-3 जो है चीज़ें हैं जिनमें कहा गया है कि जो ट्रेड था, फॉरेन ट्रेड, ठीक है, वो बहुत ही बड़ा महामारी के बाद। महामारी में एक बार उसमें एक डिक्लाइन आई थी, मगर उसके पश्चात फिर से जो रिकवरी फेज है वो बहुत ही बड़ा, एंड एक्सपोर्ट भी बड़ा, इंपोर्ट भी बड़ा, क्योंकि ओवरऑल एक्सटर्नल ट्रेड की बात कर रहा हूँ, विच मीन्स इट इंक्लूड्स बोथ। एक्सटर्नल ट्रेड में सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जिनमें इंपोर्ट भी गिना जाता है, जिनमें एक्सपोर्ट भी गिना जाता है। एंड ऑल्सो इंडिया ऑल्सो विटनेस्ड, इन कंटेक्स्ट टू इंडिया स्पेसिफिकली, इंडिया ऑल्सो विटनेस्ड स्ट्रॉन्ग कैपिटल इनफ्लोज, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ FDI, FII। तो ये भी भारत के लिए अपने आप में अच्छा है। भारत में रोजगार जो है रोजगार का सर्जन होगा, GVA में बढ़ावा मिलेगा, GDP भारत की इंक्रीज होगी, एवं सरकार को कर भी जो है मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये सारे ऐसे पॉजिटिव बिंदु यहाँ देखने को मिले। हावेवर अगर ग्लोबल सिनेरियो की बात करें, वैश्विक जो है अगर परिदृश्य की बात करें, तो मैं आपको कहूँगा कि आज का वैश्विक परिदृश्य जो है वो बहुत ही नाजुक है। इट इज़ वेरी डेलिकेट, क्योंकि अगर आप देखें आज की जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ है, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की बात जो है छोड़ दीजिए, मगर जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ है, वे एडवांस्ड इकोनॉमीज़ दरअसल आज कैपिटल जो है अपने यहाँ, आई एम सॉरी, जो इकोनॉमिक रिवाइव के लिए, अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए दे आर एक्चुअली हसलिंग, वे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल परिस्थिति थोड़ी नाजुक है, मगर भारत में
यहाँ भारत के संदर्भ में और भारत के लिए एक पॉजिटिव यहाँ मार्क देखने को मिल रहा है। और ग्लोबल जो आज की जो नाजुक परिस्थिति के लिए काफ़ी सारे ऐसे आप कह सकते हो कि कारण जिम्मेदार है, जिनमें एक है लिक्विडिटी कंसर्न। ठीक है, आज अगर देखें एडवांस्ड इकोनॉमीज में तो लिक्विडिटी जो है वो आज नहीं है। हमने देखा कि कैसे है, पिछले कुछ दिनों पहले ही अमेरिकन फेडरल बैंक ने अपने अपने पास से रिजर्व न होने के बावजूद भी करेंसी जो है वो प्रिंट करी, क्योंकि मार्केट में पैसे आने ज़रूरी थे। भले ही सरकार के पास नहीं है, भले ही सरकार के पास रिजर्व नहीं है, मगर मार्केट में पैसे आने थे। दूसरा बड़ा रीज़न जो है वो है ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शंस। जैसे हमें मालूम है ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हो गई है। जो मल्टी मॉडल कंटेनर्स है उनकी शॉर्टेज जो है वो है आज, साथ ही फ्रेट कॉस्ट है वे जो है दिन प्रतिदिन उसमें भी हाइक में देखने को मिल रहा है। एक सर्वे के अनुसार लगभग प्री पेंडेमिक लेवल से आज के जो ग्लोबल फ्रेट कॉस्ट है उनमें 4 गुना इजाफा हो गया है। दे आर मल्टीप्लाइड बाई 4 इन कॉन्टेक्स्ट टू प्री पेंडेमिक लेवल्स। ठीक है, तो आज यह परिस्थिति है, यह भी एक दूसरा बड़ा कारण है। और तीसरा है वो है अनसर्टेनिटीज जो कि इस कोविड-19 की महामारी से उत्पन्न हुई है। अभी हमें मालूम नहीं कि इसके कितने म्यूटेशन आएंगे, क्योंकि यह एक म्यूटेटिंग वायरस है, अलग अलग फॉर्म बदलता रहता है, जिनमें कोई जो रूप होते हैं वो थोड़े जो है एग्रेसिव होते हैं, जैसे डेल्टा हमने देखा, और कोई होते हैं वो माइल्ड होते हैं, जैसे ओमिक्रॉन है। मगर आगे अगर म्यूटेशन हुआ और कोई डेल्टा से भी कोई खतरनाक आ गया, ठीक है, तो ये सारी अनसर्टेनिटीज है। और इनकी बदौलत यहाँ आज ग्लोबल जो परिस्थिति है वो बहुत ही खराब है। साथ ही भारत की बात करें तो भारत के मर्केंडाइज अगर इंपोर्ट की बात करें या भारत के मर्केंडाइज एक्सपोर्ट की बात करें, दोनों के दोनों प्री पेंडेमिक लेवल से आज ज़्यादा है। तो यानी कि भारत के लिए तो यह पॉजिटिव साइन ही है। मगर यह एक बात दिमाग में रखनी है कि फिलहाल टिल डेट आप कह सकते हो कि जो ग्लोबल सिनेरियो है वो अपने आप में थोड़ा नाजुक है, डेलिकेट है, एंड there are various reasons for that particular scenario. अब ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यहाँ ग्राफ के माध्यम से इकोनॉमिक सर्वे ने हमें समझाने का प्रयास किया है। अकॉर्डिंग टू IMF इन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम्स इन गुड्स एंड सर्विसेज 9.7% इन 2021 एंड 6.7% इन 2022। तो अब देखिए यहाँ ये डिप देखने को मिला, क्योंकि ओमिक्रॉन नामक वायरस ने जो है लगभग आधे से ज़्यादा विश्व में वो फिर से फैल गया, फिर से संक्रमण जो है वो बढ़ने लगे, इन्फेक्शंस पॉजिटिविटी रेट में बढ़ावा देखने को मिला, कोविड रिस्ट्रिक्शंस कर्ब्स आए। ठीक है, तो इनकी वजह से यहाँ एक हमें डिप देखने को मिल रहा है। ग्लोबल मर्केंडाइज ट्रेड वॉल्यूम 10.8% इन 2021 एंड 4.7% इन 2022। मर्केंडाइज ट्रेड वॉल्यूम, यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की बात है यहाँ, मगर यहाँ मात्र और मात्र मर्केंडाइज ट्रेड की बात है, जिन चीज़ों को छुआ जा सके, जिन चीज़ों को देखा जा सके। मगर यहाँ दोनों साथ में है, तो ओवरऑल भी एक हमें डिप देखने को मिल रही है। एंड एलोन ग्लोबल मर्केंडाइज ट्रेड की बात करें तो उसमें भी हमें एक कमी देखने को मिल रही है, जो कि इस तीसरी लेवल तो भारत के लिए, मगर इस म्यूटेटिंग ओमिक्रॉन की जो है कारण यह हुआ है। और ये प्रोजेक्शन है जिनमें बार डायग्राम की मदद से वर्ल्ड ट्रेड वॉल्यूम इन गुड्स एंड सर्विसेज दिखाए गए हैं। एंड यहाँ मर्केंडाइज ट्रेड वॉल्यूम, ठीक है, जो रेड आप रेखा देख रहे हैं वो मात्र और मात्र ट्रेड के लिए है, मगर यहाँ दोनों चीज़ें दिखाई गई है। देखिए आप 2020 के लिए जब सर्वप्रथम कोरोना वायरस जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था तब की बात है। फिर बाद में यहाँ फिर से एक 9.7 तक की एक जो है अच्छी ग्राफ देखने को मिली, एक अच्छा राइज देखने को मिला इन द ईयर 2021। एंड फिर से अनसर्टेनिटीज आई एम सॉरी, एंड उसकी बदौलत फिर से यहाँ हमें ये गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, एंड फर्दर अनसर्टेनिटीज तो अभी यही है। तो ये जो सिनेरियो है। अब डेवलपमेंट इन इंडियाज मर्केंडाइज ट्रेड देखें तो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट ड्यूरिंग 2021-22 were $301.4 billion and the growth was of 49.7%, यानी कि it were boom, बहुत ही तेजी से ये आगे बढ़े। और यहाँ ग्राफ की मदद से भी हमें दिखाए गए हैं, जिनमें जो वाइट आपको पोर्शन दिख रहा है यह बार में, वो POL एक्सपोर्ट्स है, यानी कि पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट प्रोडक्ट्स, और अन्य जो है वो बिन POL प्रोडक्ट्स है सारी। ठीक है, तो देखिए ये 2021 का प्रथम क्वार्टर
वहाँ से आपको तेज़ी देखने को मिलेगी टिल डेट 2021-22 के Q3 तक आपको ये पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी एंड आगे भी यहाँ ये पॉजिटिव ही रहने वाला है। ठीक है, तो भारत के लिए तो यह अच्छा एक समय है रिवाइवल का। एंड दूसरे में रिलेटिव कंट्रीब्यूशन इन एक्सपोर्ट्स ड्रिवन बाय पीयूएल, तो यहाँ कंट्रीब्यूशन की बात की गई है कि भाई पीयूएल के ज़्यादा है या नॉन पीयूएल के। तो ओवरऑल जो रेड डार्क लाइन है, सॉलिड लाइन, वो आपको एक्सपोर्ट ग्रोथ दिखाएगी एंड जो फील्ड टेक्सचर है, रेड कलर का फील्ड टेक्सचर, वो पीयूएल प्रोडक्ट्स आपको दिखा रहा है एंड द लाइट्स आर नॉन पीयूएल। ठीक है, तो ये देखिए माइनस में ग्रोथ जा रही है। यहाँ एक फिर से ज़्यादा डीप आई एंड इट वाज व्हेन कोरोना वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, देयर वाज अ नेशनल लॉकडाउन इन इंडिया। फिर यहाँ से एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है 2021 के प्रथम क्वार्टर में। इट इज़ हाई, फिर से अनसर्टेनिटीज आई, तीसरी लहर की जो है एक फोरकास्टिंग होने लगी, जिसकी बदौलत यहाँ फिर से एक गिरावट एक्सपोर्ट ग्रोथ में देखने को मिल रही है। मगर ओवरऑल प्री पेंडेमिक्स लेवल की बात करें तो वी आर अबाउ प्री पेंडेमिक लेवल्स। ठीक है, यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। भारत के संदर्भ में ग्लोबली एक आइडिया ले लेना है, मगर भारत के संदर्भ में चीज़ों को थोड़ा विस्तृत रूप से समझना है, याद रखना है। अब टॉप 10 एक्सपोर्ट कमोडिटीज़, देखिए वैश्विक दृष्टि से यहाँ बात की गई है 10 चीज़ों की सूची है, जिनमें सबसे प्रथम अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट हुई है तो वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। फिर दूसरे में पर्ल, प्रेसियस, सेमी प्रेसियस स्टोन्स, आयरन एंड स्टील स्टैंड एट थर्ड पोजीशन, ड्रग्स, फॉर्मुलेशन, बायोलॉजिकल्स एट फोर्थ, गोल्ड एंड अदर प्रेसियस मेटल ज्वेलरी एट फिफ्थ एंड सो फर्दर एंड सो ऑन। ठीक है, ये चीज़ें आप इकोनॉमिक सर्वे में से देख सकते हैं, क्लियरली वहाँ अच्छी तरीके से डिस्क्राइब्ड आपको जो है हुई है और वहाँ से आप देख सकते हैं। सो दिस इज द सिनेरियो। ठीक है, ये पूरा सिनेरियो है। मात्र और मात्र यही याद रखना है इनमें कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो विश्व में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है, और वहीं अगर हमें इंपोर्ट्स भी देखना है तो इंपोर्ट भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। तो ये एक दो चीज़ें ऐसी होती है जो याद रखनी होती है। फिर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, देखिए भारत के संदर्भ में तो एग्रीकल्चरल जो ग्रोथ है या एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स है उसमें तो हमने बढ़ावा ही देखा है, क्योंकि जब नेशनल लॉकडाउन भी हुआ था तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ वर नॉट इंटरप्टेड। ठीक है, अन्य जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी अन्य सेक्टर रिलेटेड, उसमें ही इंटरप्शन देखने को मिला था, एग्रीकल्चरल सेक्टर में देखने को नहीं मिला था। सो दे वर स्मूथली अंडरटेकन, और इसलिए यहाँ आज एक्सपोर्ट्स में हमें बढ़ावा देखने को मिला है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। अब एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग 2021 ग्रू बाय 23.2%, यानी कि इट्स अ पॉजिटिव, और एक ग्रोथ में तेजी देखने को मिली अप टू $31.0 बिलियन, सरपास्ड प्री पेंडेमिक लेवल्स। ठीक है, दिस आर प्री पेंडेमिक लेवल। देखिए अगर देखें यहाँ तो दिस आर प्री पेंडेमिक लेवल, तो ये यहाँ एरो दिखा रहा है वो ग्रोथ है, और ये कह रहा है कि हम लोग सरपास हो गए हैं। एंड यहाँ प्रोविजनल कुछ आंकड़े हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये अपने आप में एक अच्छी माहिती है। फिर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस की बात करें तो यूएस रिमेन टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, सेकंड यूएई एंड थर्ड रिमेन चाइना। और ये यहाँ पाई चार्ट की मदद से भी चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया है कि भारत ने सबसे ज़्यादा अगर एक्सपोर्ट कहीं किया है तो वो यूएस में किया है, दूसरा यूएई एंड थर्ड विथ चाइना। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। ठीक है, ये हमें प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है, एवं अगर कहीं पर भी हमें शेयर को क्लासीफाई करना पड़े तो वो भी आसानी से हम लोग यहाँ कर सकते हैं। फिर मेजर स्कीम्स एंड इंसेंटिव्स टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स। यस, क्योंकि महामारी आई और परिस्थितियाँ बिगड़ी, आर्थिक परिस्थितियाँ तो ज़्यादा बिगड़ी, तो ऐसे में सरकार ने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए, फिर से रिवाइव करने के लिए, फिर से प्री पेंडेमिक लेवल्स को सरपास करने के लिए योजनाएं जो है वो दी इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव, यानी कि उनको एक प्रकार से बढ़ावा मिले, मदद मिले। इसलिए सरकार ने यहाँ कुछ ऐसी लाभकारी योजनाओं को जो है कार्यान्वित किया, जिनमें कुछ है जिनके बारे में ग्रोथमोट यूपीएससी के माध्यम से अलग अलग जो एडिटोरियल्स के फॉर्म में जो व्याख्यान होते हैं उनमें चर्चा की हुई है। ठीक है, क्योंकि जब वे आई होंगी, जब वे जो घोषित हुई होंगी, तभी उनके ऊपर चीज़ें जो है वो हमने जो है स्पष्ट की होगी, तो आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। साथ ही में
इकोनॉमिक सर्वे में भी आपको यह सारे रेफरेंस जो है वो मिलेंगे, तो वो मैंने जो है मुझे आपको बताना है, आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। सबसे प्रथम है टैप, यानी कि रेमिनेंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे उतनी आपको सरकार के द्वारा इंसेंटिव के रूप में जो है कुछ इनाम मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ रुपी। डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को पहले तो पहचानना जो कि अपने आप में इंडस्ट्रियल रूप से अच्छा हो या अन्य कोई ऐसी ट्रेडिशनल जो है चीज वस्तुओं के लिए अच्छा हो, सेवा के लिए अच्छा हो, पहले उनका चयन करना, पहचान करना पहले, तो फिर उसका चयन करना और उसे एक एक्सपोर्ट हब के रूप में, एक निर्यात गढ़ के रूप में उसका विकास करना। फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यस, ये भी प्रोडक्शन के साथ जुड़ी हुई है। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा एक्सपोर्टिंग यूनिट का, उतना उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। साथ ही में सरकार ने इस साल तो स्पेसिफिकली महामारी से बचने के लिए, महामारी से अलग अलग जो महामारी प्रभावित क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र, उनको बचाने के लिए सरकार ने काफ़ी सारे क्षेत्रों को इस योजना के साथ जोड़ा या इस योजना को उन क्षेत्र तक विस्तृत किया। ठीक है, तो ये भी यहाँ इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। फिर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जिसे COO कहते हैं, तो ये भी एक अपने आप में सरकार ने ऐसे सेक्टर्स को, छोटे छोटे सेक्टर्स को रिव्यू करने के लिए जो कि एक्सपोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, यह योजनाएं लागू की, उनको रिव्यू किया। अब इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल इन एग्जिम बैंक, यानी एक्सपोर्टिंग इंपोर्ट बैंक, जो कि मूलभूत जो इंपोर्ट यूनिट या एक्सपोर्ट यूनिट्स होते हैं उन्हें लोन देती है इन केस ऑफ डिमांड, तो उनको भी यहाँ उनमें भी कैपिटल इन्फ्यूज किया, यानी कि वे ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट दे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट्स बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़े। फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई और इसे जो है एक फंड एलोकेट किया गया जो कि एक्सपोर्ट यूनिट्स को बूस्ट करने के लिए वे उपयोग में लेगी। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, जिसे EPCG कहते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ठीक है, कैपिटल गुड्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिनमें जो टेक्नोलॉजीज होती है, जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज होती है, डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें कैपिटल में इंक्लूड की जाती है। तो ये भी यहाँ भारत में बनना चाहिए और भारत में से कैपिटल चीज़ें जो है वो जानी चाहिए। आमतौर पे आज सिनेरियो ये है कि जब से हम आज़ाद हुए तब से हम लोग मात्र और मात्र जो नॉन कैपिटल आइटम्स एंड सर्विसेज है उनको ही बाहर भेजते हैं, जिनमें एग्रीकल्चरल गुड्स शामिल है, हैंडीक्राफ्ट शामिल है, स्पाइसेस शामिल है। ठीक है, मगर यहाँ कैपिटल गुड्स, जैसे आप जो है आप तो जानते ही है कि जैसे हम रशिया के पास से कुछ टेक्नोलॉजीज लेते हैं, हथियार लेते हैं, विमान खरीदते हैं, ठीक है, तो ऐसा भारत के पास अभी नहीं है। तो यहाँ उसको बूस्ट करने के लिए, ऐसे यूनिट्स को बूस्ट करने के लिए यह योजना यहाँ लागू की गई है। एंड लास्टली वेरियस एक्सपोर्ट प्रमोशंस, जिनमें काफ़ी सारी मिसलेनियस चीज़ें हैं जो सरकार ने जो है, समझ लीजिए कि सपोज कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को लिबरलाइज किया सरकार ने, तो वो यहाँ सरकारी नीति एक निर्यात जो है बढ़ावे की नीति के रूप में की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए सरकार के द्वारा कार्यान्वयन की गई है। अब मर्केंडाइज इंपोर्ट की बात करें, मगर अगर मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई भारत के संदर्भ में देखें तो इंडिया हैज़ डाइवर्सिफाइड इट्स एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन लास्ट 25 ईयर्स। देखिए, आज जो हमने देखा कि सबसे प्रथम भारत के लिए USA था एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, दूसरा जो है UAE था और तीसरा चाइना था। तो दिस इज डाइवर्सिफाइड। ठीक है, आज से 25 वर्ष पहले US वॉज नॉट इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि देयर वाज अ काइंड ऑफ राइवलरी एंड वी वर लीन्ड टुवर्ड्स सोवियत पावर, टुवर्ड्स रशिया। तो ऐसे काफ़ी सारे कारणों की वजह से आज जो परिस्थिति है, आज जो यह सूची आप देख रहे हैं, वो अपने आप में डाइवर्सिफाइड है पिछले 25 वर्ष से। येट मोर देन 40% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इज स्टिल अकाउंटेड ओनली इन 7 कंट्रीज। हालांकि आज परिस्थिति ये है कि अभी भी भारत के कुल निर्यात में से 40% निर्यात जो है वो मात्र और मात्र 7 ही राष्ट्रों में जाती है। 7 राष्ट्रों की होकर 40% तो वो ही हो जाती है। ठीक है, तो हमें अभी भी डाइवर्सिफाई करना होगा, अभी भी एक्सपोर्ट बढ़ाना तो है ही है, वॉल्यूम तो बढ़ाना ही है, मगर डेस्टिनेशन डाइवर्सिफिकेशन भी यहाँ हमें करना होगा। प्लस इंडिया हैज़ नेगोशिएटिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, FTA, जो कि एक कंपेरेटिवली नई अवधारणा है। और यहाँ ये समझौती जो है वो बहुपक्षीय भी हो सकती है और जो है द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और बहुपक्षीय भी
हो सकती है, तो यहाँ दोनों जो है पक्ष होते हैं या दो से अधिक पक्ष होते हैं, उनके द्वारा उन देशों के बीच में स्मूथली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट चलता रहे, वो मैकेनिज्म प्रस्तावित करने का प्रयास करते हैं और उसे अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, जिनकी बदौलत वहाँ उनके बीच में जो व्यापार है वो बढ़ता है, उनके बीच में टाइज जो है वो बढ़ती है। इकोनॉमिक टाइज एक और बढ़ गई तो साथ में कल्चरल टाइज भी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपने आप में अब भारत काफ़ी सारे पार्टनर्स के साथ कर रहा है। अब मर्केंडाइज इंपोर्ट की बात करें तो ड्यूरिंग 2020-21 इंपोर्ट ग्रीव, जैसे हमने देखा कि एक्सटर्नल ट्रेड ही पूरा ग्रीव हुआ है, चाहे वो आप कह लीजिए कि एक्सपोर्ट हो चाहे वो इंपोर्ट हो, सारी चीज़ें जो है वो यहाँ ग्रीव हुई है। और यहाँ में ग्रोथ अगर देखें तो 68.9% का देखने को मिल रहा है, एंड इट वाज अप टू $443.8 बिलियन, यानी कि बिलियन। तो अपने आप में ये बहुत ही बड़ा वॉल्यूम है। मगर एक डेफिसिट आपको देखने को मिलेगी, जैसे एक्सपोर्ट में हमने 301 बिलियन देखे और यहाँ इंपोर्ट में हम 443 बिलियन देख रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है वही अपने आप में हमारा ट्रेड डेफिसिट है। और जैसे मैंने इसी जो है साल के आर्थिक सर्वेक्षण के तहत मैंने बताया था, उसके प्रथम उपाख्यान या भाग प्रथम के तहत, कि भाई सिंस इंडिपेंडेंस भारत का कभी ट्रेड सरप्लस रहा ही नहीं है। ठीक है, इंडिया ने हमेशा ट्रेड डेफिसिट ही देखा है, मात्र और मात्र भारत में व्यापारी खादी रहती है। और उसका रीज़न ये है कि एक्सपोर्ट्स जो है वो हमारे थोड़े नीचे रहते हैं, इंपोर्ट्स जो है वो थोड़े ज़्यादा रहते हैं। फिगर 7 में इंडियाज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स बताने का प्रयास किया है, राइजिंग इंपोर्ट इन 2021-22। ठीक है, देखिए यह इंपोर्ट राइज हुआ है, ये कोरोना इंट्रोड्यूस हुआ प्रथम क्वार्टर में तो पूरा जो है जीरो हो गया, क्रैश हो गया। आप लेवल्स देख लीजिए, ठीक है, यहाँ सीधा डीप हो गया, फिर बाद में यहाँ रिवाइव देखने को मिल रहा है। ठीक है, अलग अलग चीज़ों में, और यहाँ चीज़ों को क्लासीफाई किया गया है। ऑरेंज कलर इज फॉर नॉन POL एंड नॉन गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट, यानी कि उसमें कोई पेट्रोलियम इंपोर्ट नहीं है, गोल्ड एंड सिल्वर भी इंपोर्ट नहीं है, मगर अन्य जो सारी चीज़ें हैं विच आर नॉट इंक्लूडेड इन पेट्रोलियम एज वेल एज गोल्ड एंड सिल्वर, तो वो सारी चीज़ें यहाँ जो है ऑरेंज कलर में है। फिर येलो में गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट्स बताई गई है, एंड ब्लू में पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी इंपोर्ट बताई गई है। तो ये कुछ इस तरीके का क्लासिफिकेशन है। फिर बाद में यहाँ ग्रोथ की बात की गई है कि किन जो क्षेत्र का कितना शेयर है यहाँ, तो जिनमें सबसे ज़्यादा शेयर नॉन POL एंड नॉन गोल्ड सिल्वर आइटम्स का है। ठीक है, फिर बाद में सेकंड नंबर के ऊपर POL इंपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं, और अंततः गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट्स, तो गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट्स सबसे कम होते हैं। फिर पेट्रोलियम एंड ऑयल, जो पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट जो चीज़ें होती है, गुड्स होते हैं, उनके गोल्ड से थोड़े ज़्यादा होते हैं, और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होते हैं यहाँ नॉन POL एंड नॉन गोल्ड एंड सिल्वर आइटम्स के और गुड्स के। ठीक है, तो ये हमारा कुछ क्लासिफिकेशन है, कंपोजिशन है मर्केंडाइज इंपोर्ट का। अब टॉप 10 इंपोर्ट कमोडिटीज: पेट्रोलियम क्रूड, गोल्ड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फिर बाद में पल्स, प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, कोल, कोक एंड ब्रिक्विट्स, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, वेजिटेबल ऑयल्स। सो दिस इज द ऑल लिस्ट। यस, मतलब कि इस तरीके का है, US बिलियन डॉलर में ये चीज़ें है, और यहाँ ग्रोथ की बात की गई है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, तो यू कैन कंपेयर इट डायरेक्टली। कहाँ 102 था, उसमें से कोरोना में 59 हो गया, फिर रिवाइव हो रहा है, 73 आज है, फिर से रिवाइव होगा, एंड यहाँ ग्रोथ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक एक कंपोनेंट को देख सकते हैं। चीज़ें, ये सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मगर आपको शेयर याद होना चाहिए, किसका शेयर ज़्यादा है वो याद होना चाहिए, ओवरऑल इंपोर्ट का क्या सिनेरियो रहा, प्री पैंडेमिक लेवल से क्या सरप्लस कर गया है या नहीं कर गया, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए, और यही इकोनॉमिक सर्वे के अध्ययन का ध्येय होना चाहिए। अब जो कंपोजिशन है, जिन देशों में इंपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, उनमें सबसे प्रथम है चाइना। चाइना से ज़्यादा इंपोर्ट जो है वो हो रही है। सेकंड इज विथ UAE एंड थर्ड वन इज विथ USA। तो ये पूरा क्रम जो है वो जो है उल्टा हो गया है। देखिए ये इसका पाई चार्ट है। टॉप 10 इंपोर्ट सोर्सेज इन 2021-22 अप्रैल से नवंबर तक। अब मर्केंडाइज ट्रेड बैलेंस, इंडियाज मोस्ट फेवरेबल ट्रेड बैलेंस विथ US फॉलोड बाय बांग्लादेश एंड नेपाल। यस, अगर भारत की जो है संदर्भ में देखें तो भारत का सबसे फेवरेबल ट्रेड बैलेंस अगर किसी
राष्ट्र के साथ है तो वो है यूएस है, फिर बाद में बांग्लादेश है, फिर बाद में नेपाल है। देखिए यहाँ ये एक्सपोर्ट्स है या इम्पोर्ट्स है, दिस आर एक्सपोर्ट्स, दिस आर इम्पोर्ट्स एंड दिस इज ओवरऑल ट्रेड बैलेंस। तो यूएस है इम्पोर्ट्स और यहाँ ट्रेड बैलेंस, ठीक है। मगर यहाँ आप देखिए ये सारे पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस है, मगर यहाँ से भारत के नेगेटिव ट्रेड बैलेंस शुरू होते हैं जिनमें चाइना भी है। और चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो अधिक डेफिसिट में है, क्योंकि चाइना हमारा नंबर 1 जो है हमारा इंपोर्ट डेस्टिनेशन है, यानी कि इंपोर्ट सोर्स है। ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ें अगर किसी भी देश से मंगा रहे हैं तो वो चाइना से मंगा रहे हैं, एंड इतनी चीज़ें वहाँ चाइना फिर से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो मैक्सिमम डेफिसिट इज विथ चाइना एंड विच इज़ -43.4 बिलियन यूएस डॉलर। तो ये बात यहाँ हमें समझनी है। बांग्लादेश के साथ भी फेवरेबल, नेपाल के साथ भी फेवरेबल, तुर्की, नीदरलैंड, यूके एंड लास्टली इटली के साथ। फिर यहाँ से साउथ कोरिया से शुरू होगी नेगेटिव हमारी ट्रेड डेफिसिट, साउथ कोरिया के साथ नेगेटिव, कतार, यूएई, सऊदी अरब, इराक, स्विट्जरलैंड एंड चाइना, सारे राष्ट्रों के साथ हम लोग नेगेटिव ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी दिमाग में रखने लायक है। अब ट्रेड इन सर्विसेज, ये तो हमने मर्केंडाइज की जो है पूरी बात करी, पूरा परिदृश्य देखा। अब हमें सर्विसेज की बात करनी है। तो सर्विस एक्सपोर्ट में फॉर ईयर 2021-22 दे ग्रीव, यानी कि पॉजिटिव एक हमें यहाँ करंट देखने को मिल रहा है। ग्रोथ was calculated at 18.4% up to $177.7 billion. सर्विस ट्रेड परफॉर्मेंस, सर्विस एक्सपोर्ट, देखिए यहाँ 2 कंपैरिजन दी गई है, और देखिए 213, 206, 150 एंड 177.7 यूएस बिलियन डॉलर। तो ये पूरा ग्राफ है, ऐसे है 213, फिर बाद में 206, फिर बाद में 150, फिर बाद में 177। तो इस तरीके का रिवाइव देखने को मिल रहा है। सर्विस इंपोर्ट में भी सेम, पहले 128, फिर बाद में 117, फिर बाद में 85 एंड नाउ इट इज 103.3, ठीक है। तो दोनों में आज रिवाइव हमें देखने को मिल रहा है अगर कंपैरिजन करें प्री पैंडेमिक, पैंडेमिक एंड पोस्ट पैंडेमिक लेवल्स को। अब राइजिंग सर्विसेज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, देखिए यहाँ 2 क्लासिफिकेशन है, सर्विस एक्सपोर्ट भी है, सर्विस इंपोर्ट भी है, और हमें बार ग्राफ की मदद से यहाँ एक कंपैरिजन देखने को मिल रही है, ठीक है। जिनमें देखिए यह पैंडेमिक का वर्ष है, देखिए कितनी कम हो गई है 47 एंड 26, और यही आज देखिए 60 एंड 37, ठीक है। यानी सर्विस एक्सपोर्ट्स भी ज़्यादा हो रहे हैं पैंडेमिक लेवल्स की कंपैरिजन में, और सर्विस इंपोर्ट भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये एक किस्म का कंपैरेटिव ग्राफ हमें यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा मिला हुआ है। तो ओवरऑल पॉजिटिविटी हमें हमारे इकोनॉमिक रिवाइव में या रिवाइवल प्रोसेस में देखने को मिल रही है, ये बात यहाँ से हमें सुनिश्चित करनी होगी। अब सर्विस इंपोर्ट्स फॉर ईयर 2020-21 सर्विस इंपोर्ट्स ग्रीव बाई ग्रोथ 21.5%, यानी कि इट ऑल्सो ग्रीव। जैसे सर्विस एक्सपोर्ट्स ग्रीव हुए वैसे सर्विस इंपोर्ट्स ग्रीव हुए, एंड इट टच्ड टू $103.3 बिलियन। तो ये एक अपने आप में पॉजिटिव बात है। अब प्राइवेट ट्रांसफर, जो फॉरेन रेमिटेंस की बात है, फॉरेन रेमिटेंस यानी कि कोई भी मूल राष्ट्र का व्यक्ति विदेश राष्ट्र में जाए, वहाँ वाणिज्यिक प्रवृत्ति करे और वहाँ से पैसे यहाँ अपने मूल राष्ट्र में भेजे, उसे रेमिटेंस कहते हैं। तो भारत इस साल भी, पिछले साल भी था, भारत इस साल भी प्रथम देश है जिसको सबसे ज़्यादा प्राइवेट रेमिटेंस मिला हो। फॉर ईयर 2021-22 रेमिटेंस ग्रीव बाई 7.2%, यस एक्चुअली इट विटनेस्ड अ पॉजिटिव ग्रोथ एंड ऑफ 7.2%, यानी कि अगर 2020-21 के साल में 100 रुपये आए हैं तो 21-22 में वे 107.2 रुपये आएंगे, यानी कि यहाँ वृद्धि देखने को मिल रही है। सकारात्मक वृद्धि जिसे कहते हैं, पॉजिटिव ग्रोथ जिसे कहते हैं, एंड इट टच्ड अप टू $38.4 बिलियन, ठीक है। यानी $38.4 बिलियन प्रति वर्ष भारतीयों के द्वारा जो एनआरआईज है, एनआरआईज के रूप में है, पीआईओज के रूप में है, या ओसीआईज के रूप में है, जो बाहर है वाणिज्यिक प्रवृत्ति करते हैं और पैसे यहाँ भेजते हैं।
इंडिया कंटिन्यूज टू बी ए लार्जेस्ट रेमिटेंट रिसिपिएंट कंट्री। देखिए नेट रेमिटेंस इन इंडिया, देखिए यहाँ भी आपको एक जो है एक आपको डीप देखने को मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल कोरोना है, ऐसा नहीं है कि कोरोना ने कोई रीजन को, कोई राष्ट्र को ही मात्र और मात्र परेशान किया है, मगर उसने पूरे वैश्विक अर्थतंत्र को हिला दिया। तो इसकी बदौलत यहाँ आपको एक कमी देखने को मिलेगी, नेट रेमिटेंस एंड ग्रोथ इन रेमिटेंस। देखिए यह कितनी कमी यहाँ आपको देखने को मिल रही है। जो रेड डॉटेड रेखा है वो आपको ग्रोथ बता रही है, तो अच्छा खासा चल रहा था, एक सीधा डीप आ गया। फिर यहाँ से रिवाइव हम लोग कर रहे हैं, और आज रिवाइव जो है वो धीरे धीरे हो रहा है, और यहाँ नेट रेमिटेंस हमें दिया हुआ है। एंड बी रेमिटेंस इनफ्लोज इन 2021, ठीक है, रेमिटेंस इनफ्लोज फॉर ओनली 2021 विच इज बीइंग कंपेयर्ड इंटरनेशनली विथ चाइना, मैक्सिको, फिलीपींस, इजिप्ट, पाकिस्तान एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इंडिया नंबर 1 है, 87 जो है आप कह सकते हो कि 87 US बिलियन डॉलर तक का रेमिटेंस भारत ने प्राप्त किया है। दूसरे पायदान पर चाइना है, तीसरे पर मैक्सिको है, फिर फिलीपींस, इजिप्ट, पाकिस्तान, सो फर्दर एंड सो ऑन अप टू वियतनाम, ठीक है, जिन्हें प्रतिवर्ष 18 अरब डॉलर मिल रहे हैं अपने वतनियों से, जो कि पूरे विश्व में फैले हुए हैं। मगर भारत के सबसे ज़्यादा लोग, सबसे ज़्यादा तो नहीं कह सकते, मगर सबसे ज़्यादा पैसे अवश्य वे यहाँ भेज रहे हैं, ये बात यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज अबाउट रेमिटेंस। अब करंट अकाउंट बैलेंस, ठीक है, करंट अकाउंट जो कि करंट चीज़ों के लिए उपयोग में लिया जाता है, ना कि कैपिटल चीज़ों के लिए, ना कि ड्यूरेबल चीज़ों के लिए। फॉर ईयर 2021-22 इंडियाज करंट बैलेंस डेफिसिट फ्लिप्ड इनटू $3.2 बिलियन, यानी कि 0.2% ऑफ GDP। यानी करंट जो बैलेंस डेफिसिट है उसमें बढ़ावा हुआ, क्योंकि खर्च बढ़ा था, सरकार का व्यय जो है वो बढ़ा था। यहाँ इस टेबल से हमने रिप्रेजेंट किया है, जिनमें करंट अकाउंट बैलेंस है $, बिलियन में, और उसके परसेंट है GDP में। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3%, यहाँ -0.2। ठीक है, तो ये आज परिस्थिति है। अब कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट देखना है। फाइनेंशियल ईयर 21 नेट कैपिटल फ्लो अगर बात करें कि अगर X है, ठीक है, नेट कैपिटल फ्लो, तो वो 2022 के लिए, वित्त वर्ष 2022 के लिए वो 3 गुना बढ़ गया, वो 3x हो गया। ठीक है, इतना इजाफा, इतनी पॉजिटिविटी यहाँ में देखने को मिल रही है। एंड इट रिच्ड अप टू $65.6 बिलियन विच इज 4.5% ऑफ GDP। इतने कैपिटल फ्लोज यहाँ भारत में आए, जिनमें FDI है, FII शामिल होते हैं, ऐसे कुछ तत्व होते हैं जिनकी बदौलत विदेश फंड जो है वो यहाँ भारत में आते हैं। ठीक है, FDI थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि फिजिकल उसमें इन्वेस्टमेंट रहता है, वहीं FII जो है वो भी अपने तरीके से अर्थतंत्र को फायदेमंद तो है ही है। देखिए यहाँ कैपिटल अकाउंट बैलेंस का एक हमें लेखा जोखा दिया हुआ है, जिनमें यहाँ चीज़ें हैं, आइटम है, और यहाँ वर्ष है। ठीक है, मात्र यही वर्ष हम ध्यान में लेंगे 2020-21 का, और 21-22 के कुछ प्रोविजनल आंकड़े हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट जिनमें ए से लेकर एफ, ये सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड होगी। दिस आर द कंपोनेंट्स विच इंक्लूड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FII फॉरेन जो है पोर्टफोलियो, या FPI कह लीजिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फिर लोन्स, बैंक कैपिटल, रुपी डेप्ट सर्विस, अदर कैपिटल। ठीक है, और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट बैलेंस टू GDP, जो रेशियो होता है। तो ये 2 कंपोनेंट है, यहाँ एक A है, एक यहाँ B है। एक ये सारे भाग है, जिनमें A है, A1 है, A1 A2 है, A2 है, ऐसे सारे A5 तक। ठीक है, तो दिस ऑल कंपोनेंट्स फॉर्म कैपिटल अकाउंट, जिनमें मुख्यतः विदेश निवेश, विदेश प्रत्यक्ष निवेश एवं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसकी कंपैरिजन करें तो आप देखिए, आपको जो है थोड़ा सा जो है एक इजाफा देखने को मिलेगा। यह प्री पेंडेमिक लेवल से 83.2, फिर पेंडेमिक आया 63 हो गए सीधे, फिर यहाँ फिर से रिवाइवल हो रहा है 65.6 फिर से हो रहा है। सेम गोज विथ एक एक कंपोनेंट देखें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी कुछ ऐसा ही है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आज भी थोड़ा ज़्यादा कम है, फिर FDI जो है वो भी कम है, FII भी थोड़ा कम है। तो कुल मिलाकर महामारी ने इन सारी चीज़ों को डिसरप्ट कर दिया। भारत में जो फॉरेन कैपिटल इनफ्लो हो रहा था उसे डिसरप्ट किया, जिससे
भारत के अर्थतंत्र को भी फर्क पड़ा होगा या पड़ा है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल ट्रेड के साथ जुड़े हुए ये सारे परिमाण हैं, जिनमें इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट बट बीओपी सरप्लस। वाई? जैसे हमने देखा कि भारत की करंट अकाउंट डेफिसिट है वो तो डेफिसिट ही है करंट अकाउंट, तो फिर भी जो हमारा बीओपी है वो क्यों सरप्लस में है? वो यहाँ एक अच्छा प्रश्न उठता है जिसका रीजन हम लोग यहाँ ढूंढेंगे। $63.1 बिलियन फिनेंशियल ईयर 2022। यस, तो ये आज जो हमारा बीओपी है वो कुछ इतना है। एंड दिस अग्यूमेंटेड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टचिंग $635.4 बिलियन एट द एंड ऑफ सितंबर, एंड दिस इज द माइलस्टोन। ठीक है, ऑल टाइम हाई हमारे यह $, बिलियन है जो आज आरबीआई के पास जो है होल्डिंग में है। देखिए यहाँ ओवरऑल बीओपी बैलेंस एंड फॉरेक्स रिजर्व की बात की गई है। कैपिटल अकाउंट, देखिए जो लाल कलर में है वो कैपिटल अकाउंट है, ब्लू में है वो करंट अकाउंट है, एंड जो बीओपी है वो यहाँ रेखा है ब्लू कलर की। अब देखिए यहाँ 2019 में 4 क्वार्टर के दिए हुए हैं, तो ओवरऑल जो हमारा करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में ही चल रहा है। ठीक है, मगर वहाँ अगर हमारा कैपिटल अकाउंट देखें तो उसमें काफ़ी सारा सरप्लस है। भले ही करंट अकाउंट डेफिसिट में चल रहा है मगर कैपिटल अकाउंट में यहाँ आप देखिए तो काफ़ी सारा सरप्लस है। फिर बाद में 2020-21 में आएंगे तो उसमें भी अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कहीं पर करंट अकाउंट ने भी परफॉर्म किया मगर ओवरऑल कैपिटल अकाउंट में परफॉर्मेंस अच्छा है। एंड सेम गोज विथ ईयर 2021-22। फिर से आप देखिए कि जो रेड पोर्शन है वो कितना ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू ब्लू, यानी कैपिटल अकाउंट बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा सरप्लस में है, और वहीं जो करंट अकाउंट है वो भले ही डेफिसिट में है मगर ओवरऑल बीओपी जो है वो सरप्लस में रहेगी, क्योंकि कैपिटल अकाउंट हमारा भारत का स्ट्रॉन्ग है, कैपिटल सरप्लस है हमारे पास। सो दिस इज द रीजन व्हाई आवर करंट अकाउंट इज इन डेफिसिट बट आवर बीओपी इज इन सरप्लस। अब दूसरे में एग्यूमेंटेड फॉरेक्स रिजर्व एंड इंपोर्ट कवर की बात की गई है। देखिए फॉरेक्स रिजर्व जो होते हैं वो आमतौर पे इंपोर्ट कवर से नापे जाते हैं। ठीक है, और इंपोर्ट कवर लगभग 16 महीने तक का एक सिक्योर जो है एक परिमाण माना जाता है, एक सिक्योर पैरामीटर माना जाता है कि भाई कोई भी देश को जो है तब तक चिंता नहीं है जब तक उसके पास 16 महीने का इंपोर्ट कवर है। यानी कि अपने राष्ट्र में जो इंपोर्ट हो रहा है इंक्लूडिंग पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट प्रोडक्ट्स, इंक्लूडिंग जो है गोल्ड एंड सिल्वर, तो क्या ये जो है हमारे पास जो रिजर्व है वो क्या 16 सप्ताह तक हमारी ज़रूरतों को परिपूर्ण कर पाएंगे? अगर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर उससे नीचे होना शुरू हुए देन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए कंट्री नीड्स टू वरी अबाउट इट। ठीक है, तब उसके प्रशासन को कुछ उसका जो है उसको उस परिस्थिति में से अपने अर्थतंत्र को बाहर निकलने के लिए कदम उठाना चाहिए, जैसे भारत ने भी वो विटनेस किया था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एंड इट वाज इन द ईयर 1991। जैसे हमने देखा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने का कारण ही यही था, क्योंकि और फॉरेन एक्सचेंजेस वेर डिप्लीटिंग, और वो बहुत ही तेज़ी से खत्म हो रहे थे, एंड वी वर अबाउट टू बैंकरप्ट। हम आईएमएफ के पास गए, उनके पास पहले से ही हमारा एक लोन था ही था जिसके अभी हमने जो है इंस्टॉलमेंट नहीं दिए थे, इंटरेस्ट भी नहीं दिया था, प्रिंसिपल तो दूर की बात है, एंड वी रिक्वेस्टेड अगेन। ठीक है, कि भाई हमें कुछ और पैसे चाहिए, कुछ और समय चाहिए, और उन्होंने बताया कि भाई आपको मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में, ग्लोबल मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में आपको बढ़ना चाहिए, अन्यथा आप आपके डेप्ट में से, आपके ऋण में से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। और मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में बढ़ने के लिए आपको आपके देश में लिबरलाइजेशन करना पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन करना पड़ेगा और प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा। और उसके बाद भारतीय तब के हमारे जो टॉच के प्रतिनिधि थे, हमारे जो नेतृत्व था, उनके द्वारा यह कदम लिया गया और अंततः रिफॉर्म्स जो है वो लागू हो गए। तो आज परिस्थिति ये है कि हम लोग कहाँ पर है, हमारे जो रिजर्व्स है वो 16 जो वीक का जो क्राइटेरिया है उससे तो काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ अगर देखें तो देखिए ये बढ़ ही रहा है। ठीक है, यहाँ ये 19 है, तब 500 अरब डॉलर के अंदर था। फिर 2020 में 500 अरब डॉलर की जो उसने जो माइलस्टोन है वो क्रॉस किया 2020 के शुरुआत में, पहले क्वार्टर में, एंड यहाँ उसके अंत क्वार्टर तक
2020 के ही अंत क्वार्टर तक 600 का क्रॉस भी जो है मार्क किया, $600 बिलियन का, और आज वो लगभग 635 बिलियन डॉलर के आसपास है। यानी कि बहुत ही बड़ा रिजर्व आज सरकार का बन गया है। अगर इस स्लाइड का कंक्लूजन हम निकालें तो वो पॉजिटिव है, ठीक है। चाहे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात हो तो वो भी हमारी सरप्लस में है, क्यों है वो भी देखा, और अगर यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात हो तो वो भी पॉजिटिव है। अब एक्सटर्नल डेट यानी कि बाहरी ऋण, इंडियाज एस्टिमेटेड डेट एट सितंबर 2021 इज एट $593.1 बिलियन। यस, एक बाजू हमारे पास आरबीआई के पास रिजर्व होल्डिंग है फॉरेन एक्सचेंज जो कि $635 बिलियन का है, और वहीं दूसरी बाजू भारत के सरकार के ऋण है जो कि अपने आप में 593 यानी कि लगभग $600 बिलियन के आसपास ही है। इट ग्रीव बाय 3.9%। ये तो होना ही है क्योंकि पिछले 2 साल पूरे विश्व के खराब निकले आर्थिक दृष्टि से, प्लस सरकार को प्रशासन के लिए, अपने स्वास्थ्य क्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए, अपने नागरिकों को बचाने के लिए स्टिमुलस लाने पड़े, इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए जो है कदम उठाने पड़े, उसके लिए फंड जो है वो एलोकेट करना पड़ा, फंड मार्केट में छोड़ना पड़ा, विच मीन्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग ग्रीव ओवर इट्स रेवेन्यू इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, और उसकी बदौलत आज हमारी डेट जो है वो बढ़कर 28.3 बिलियन तक एक वर्ष में बढ़ी, ठीक है। आज तो वो 600 के आसपास है, मगर एक वर्ष में लगभग तकरीबन 30 बिलियन जो डॉलर है उसका इजाफा उसमें हुआ, यानी कि सरकार ने इतने पैसे फिर से बाहर से लिए है यहाँ प्रबंधन प्रशासन के खर्चों को निकालने के लिए। अब इकोनॉमिक सर्वे लेक्चर 4, तो ये सारी बातें थी लेक्चर 3 की, जिसके तहत हमने पूरा का पूरा एक्सटर्नल सेक्टर देखा। जो कुछ भी माहितियाँ, जो कुछ भी तत्व, जो कुछ भी परिभाषाएं, अवधारणाएं संधि सेवा के लिए या संधि सेवा जैसी कोई पण प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो जरूरी होती है, उसकी चर्चा हमने यहाँ की, उस दृष्टिकोण से हमने देखा। अब यहाँ बारी है चैप्टर 4 की, जो कि अपने आप में मॉनिटरी मैनेजमेंट एंड फिनेंशियल इंटरमीडिएशन के साथ जुड़ा हुआ है। यानी अब मैक्रो इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए यहाँ सरकार एवं मध्यस्थ बैंक का रोल आएगा, जो हमें यहाँ अलग अलग जो है बिंदुओं में देखना है। इस चैप्टर में ये सारे बिंदुओं की चर्चा हुई है, ठीक है, जिनमें सबसे प्रथम शुरुआत की गई है इंट्रोडक्शन से, फिर मॉनिटरी डेवलपमेंट से, ठीक है। यहाँ इंट्रोडक्शन की बात की गई, फिर मॉनिटरी डेवलपमेंट से, फिर लिक्विडिटी कंडीशंस एंड इट्स मैनेजमेंट, लिक्विडिटी कंडीशंस एंड इट्स मैनेजमेंट, यानी कि आज भारत इकोनॉमी के रूप में आज भारत में कितनी लिक्विडिटी है, ठीक है, कितने लोगों के पास, कितने लोगों के जेब में पैसे जो है वो घूम रहे हैं, ये ज़्यादा होने चाहिए अच्छे इकोनॉमी की। यह एक लाक्षणिकता है कि ज़्यादा लिक्विडिटी होगी तो बेहतर रहेगा। डेवलपमेंट इन जीसेक मार्केट, बैंकिंग सेक्टर, मॉनेटरी ट्रांसमिशन, बैंक लेंडिंग एंड डिपॉजिट रेट्स, ठीक है। तो मूलभूत यहाँ बैंक और ऑर्गेनाइज सेक्टर कैसे पूरे इकोनॉमी को जो है चलाता है, रेगुलेट करता है, उसकी बात की गई है। बैंक क्रेडिट ग्रोथ भी यहाँ चर्चित है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जिसे एनबीएफसी सेक्टर के रूप में हम लोग जानते हैं, वो भी चर्चित है। डेवलपमेंट इन कैपिटल मार्केट, इंडियाज बेंचमार्क इंडाइसेस, इंश्योरेंस सेक्टर, पेंशन सेक्टर एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। सो दिस ऑल आर द topics which are discussed in chapter 4 of economic survey 2021-22 and we are going to deal with it one by one. Introduction में accommodative monetary policy along with other regulatory dispensations. Yes, accommodative monetary policy यहाँ सरकार के द्वारा आमतौर पे अगर मोटी मोटी बात करें तो यहाँ लागू की गई है और इसका फायदा भी हुआ है, क्योंकि आज अगर देखें तो पिछले सारे वर्ष में जो लिक्विडिटी जो भारत की रही, भारत के अर्थतंत्र की, वो सरप्लस ही रही, ठीक है। कभी भी लिक्विडिटी डेफिसिट यहाँ भारत ने नहीं देखा, तो ये अपने आप में एक अच्छा है। और यही सारे एफर्ट्स की वजह से सरकार की हो या मध्यस्थ बैंक की, आरबीआई की, उनकी बदौलत यहाँ चीज़ें जो है वो आज बेहतर है, जिनमें एसेट क्लासिफिकेशन स्टैंड स्टिल है, टेम्पररी मोराटोरियम है, प्रोविजंस ऑफ एडिक्वेट लिक्विडिटी है, ठीक है। तो दिस आर द थिंग्स विच आर प्रोवाइडेड टू मेंटेन लिक्विडिटी, टू मेंटेन अप्रोप्रिएट जो है वॉल्यूम ऑफ लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। और ये सारी चीज़ें करी, अगर आपने सुना हो तो आपकी जो लोन्स है वो 3 या 6 महीने तक एक्सटेंड की गई थी आरबीआई के द्वारा, ठीक है। इट वाज अ फॉर्म ऑफ स्टिमुलस, क्योंकि सरकार आरबीआई समझ रही थी कि भाई आप 2 महीने या 1 महीना घर से बाहर नहीं निकले हैं तो आपके पास पैसे नहीं होंगे,
एंड इन दैट केस आपको समय दिया कि भाई आप पैसे पहले जो है कमाइए और फिर जो है लोन उसको पे कीजिए। तो ऐसे सारे काफ़ी सारे जिनमें एडिक्वेट लिक्विडिटी की भी बात की गई है, विच मीन्स क्रेडिट लाइन, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू ए स्पेसिफिक सेक्टर, जो कि सरकार ने दिया है, हमने देखा। ठीक है, तो वो सारे यहाँ कदम उठाए, तब जाके आज हम कह सकते हैं कि थ्रू द लास्ट ईयर our liquidity remained surplus. Then after several cuts in 2019-20 and 2020-21, repo rates are maintained at 4% in 2021-22. Yes, पिछले दो जो है साल में हमने रेपो रेट्स में एक कटौती देखी थी आरबीआई के द्वारा। इट वाज अ स्ट्रेटेजिक जो है सिनेरियो, मगर यहाँ इस बार मेंटेन किया है 4% से। आपको मालूम होना चाहिए व्हाट आर रेपो रेट्स, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके कुछ बेसिक मालूम होना चाहिए। अगर आपको नहीं भी मालूम है तो यू कैन नोट इट डाउन कि भाई ये रेपो रेट क्या होता है, किस तरीके से कार्य करते हैं, रेपो रेट के साथ अन्य जो है इसका प्रकार वो क्या होता है, एंड अल्टीमेटली व्हाट आर दे, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट्स टूल। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मॉनेटरी टूल है, जो कि अपने आप में जो है भारत में इन्फ्लेशन को, भारत में लिक्विडिटी को, यानी कि अपने अर्थतंत्र में इन्फ्लेशन को, लिक्विडिटी को, ब्याज दर को, ठीक है, अच्छा बनाए रखे। ठीक है, तो इट इज़ ए टूल, तो आपको उसका ज्ञान होना चाहिए, तब जाके यह आपको याद रहेगा कि ये 4% तक किया था, पिछले 2 वर्ष से यह कटौती हो रही है। अगर आपको रेपो रेट ही मालूम नहीं होगा देन इट इज़ हार्ड टू बी रिमेंबर्ड। एंड बैंक क्रेडिट ग्रोथ एक्सेलरेटेड। यस, बैंक क्रेडिट ग्रोथ में भी एक अच्छा हमें एक पॉजिटिव जो है एक चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इट इज़ अ पॉजिटिविटी। अप्रैल 2021 में इट वाज 5.3 एंड इन दिसंबर 2021 स्पाइक विटनेस्ड ए ग्रोथ ऑफ 9.2%। ठीक है, तो ये एक अच्छा रिवाइवल हमें जो है देखने को मिल रहा है। बट बैंक क्रेडिट ग्रोथ, मेजर क्रेडिट टू एग्रीकल्चरल सेक्टर, सर्विस सेक्टर येट टू रिकवर। यस, मगर यहाँ जो ये ग्रोथ दिखा वो अधिकांश जो कृषि क्षेत्र था, जो प्राथमिक क्षेत्र है, जहाँ कृषि एवं अन्य संबंधित जो क्रिया है वो वहाँ सूचित है, तो उनको ज़्यादा क्रेडिट एक्सटेंड हुई है, न कि सर्विस सेक्टर को। तो यहाँ सर्विस सेक्टर इज येट टू रिकवर। ठीक है, सर्विस सेक्टर को अभी बैंक से ज़्यादा फिर से लोन मिलनी अभी बाकी है, वो अभी शुरू होना है। फिर ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स which is SCBs continue to decline, यानी ईयर 2017-18 में it were 11.2% and in 2021-22 it declined to 6.9%। मगर this decline is a positive sign। भले ही यह डिक्लाइन है मगर यह एक भारत के लिए पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जैसे मैं मालूम है कि भारतीय जो बैंकिंग सेक्टर है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट नामक दिमक से खोखला होता जा रहा है, और उसमें भी स्पेसिफिकली शेड्यूल्ड बैंक्स जो कि सरकार के द्वारा चल रही है। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ उनके ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट के ग्रोथ में गिरावट होनी अपने आप में अच्छी बात है, एंड इट इज़ अ पॉजिटिव साइन। फिर ईयर 2021-22 सो फार एक्सेप्शनल फॉर कैपिटल मार्केट। यस, मगर अगर कैपिटल मार्केट्स की बात करें, भले ही बैंकों के लिए कहीं हमें मिश्र भाव देखने को मिला कि भाई कुछ चीज़ों में इजाफा हुआ है, कुछ चीज़ों में अभी होना बाकी है, मगर कैपिटल मार्केट की बात करें तो द सिनेरियो इज डिफरेंट, द सिनेरियो इज होल पॉजिटिव। देयर हैज बीन अ बूम इन फंड राइजिंग थ्रू आईपीओ। जैसे हमने देखा कि पिछले साल में काफ़ी सारे आईपीओज आए, काफ़ी सारे नए स्टार्टअप के द्वारा भी आईपीओज आए, और जो एस्टेब्लिश्ड है काफ़ी सालों से उनके द्वारा भी आए, बड़े बड़े आईपीओज आए जो कि ओवर सब्सक्राइब्ड हुए, एंड काफ़ी सारा फंड जो है वो इन आईपीओ से जो है रेज हुआ। और एक स्टडी के मुताबिक इट वाज नियर टू 90,000 करोड़। ठीक है, 90,000 करोड़ से अधिक फंड जो है वो यहाँ पिछले साल 75 आईपीओ से रेज हुआ था। देयर वर 75 इन नंबर्स। ठीक है, तो इट वाज अ बूम। In April, November 21, rupees 89,060 crore has raised. Yes, it is written over here. And on October, Sensex and Nifty scaled up to touch its peak at 61,766 milestone and 18,477। तो ये दोनों जो है मार्केट के जो है ऑल टाइम हाई की बात कर रहे हैं, जिनमें सेंसेक्स है यानी कि जो भारत का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो, और जिनमें निफ्टी भी शामिल है जो कि बीएससी की एक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो
कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ जो आज आईपीओ में बूम देखने को मिल रहा है वो ऐसे ही नहीं है, इसके काफ़ी सारे कारण हैं। और विशेषज्ञों के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि इसका एक मुख्य कारण ये है कि आज से 20 या 15 वर्ष पहले जो रियल एस्टेट एवेन्यू में जो बूम था, ठीक है, रियल एस्टेट एवेन्यू में जो आप कह सकते हो कि जो चांस था, जो तक थी वहाँ, वो आज वहाँ नहीं है, ठीक है, क्योंकि आज लगभग मंद पड़ा है पूरा रियल एस्टेट क्षेत्र। और उसकी बदौलत, उसकी वजह से यहाँ जो पूरा फंड है वो अब यहाँ कैपिटल मार्केट में अब जो है डाइवर्ट हो रहा है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि महामारी आई, चलो ठीक है, मगर लोगों के जो खर्च थे, ओवरऑल खर्च, उसमें कटौती देखने को मिली है। यानी उनकी आय इतनी ही रही मगर उनके खर्च में कटौती देखने को मिल रही है, जिसका सीधा हिसाब है कि उनकी बचत में इजाफा हुआ है, उनकी बचत बढ़ी है। वो सारी बचतें जो है वो भी यहाँ डाइवर्ट हुई है। तो इस तरीके से कैपिटल मार्केट में आज फ्लो जो है वो हो रहा है, और उसमें भी आईपीओ में तो पिछले साल बूम देखने को मिल रहा है, और फर्दर भी इस साल भी आईपीओ लिस्टिंग जो है वो पूरा कैलेंडर अपने आप में जो है बूम समानी है। अब देखना है कि मार्केट का क्या रुख रहेगा, कितना फंड उनमें से रेज कर पाएंगे। अब मॉनेटरी डेवलपमेंट्स, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी विच मीन्स एमपीसी मेंटेन स्टेटस को फॉर अप्रैल दिसंबर 2021। देखिए, दिस इज द कमिटी ऑफ आरबीआई, ठीक है, आरबीआई की कमिटी है जो कि जो वित्तीय नीति होती है भारतीय सरकार की, यानी कि आरबीआई की, वो तय कर दी है। और उन्होंने इस साल के लिए जो परिस्थितियां जो थी वही रखी। कोई ब्याज दर में, कोई किसी भी रेपो, रिवर्स रेपो में किसी में भी कोई फेरफार नहीं, सीआरआर में कोई फेरफार नहीं, ना ही कोई एसएलआर में फेरफार, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। अब करंट रेपो रेट लोएस्ट 4%, लोएस्ट इन लास्ट डेकेड। जैसे हमने देखा कि करंट रेपो रेट है वो 4% है। पिछले 2 साल इजाफा हुआ, मगर इस बार सरकार ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, इट रिमेन सेम। तो देखिए, यह एक डिकेडियल हमारे सामने प्रेजेंटेशन है, राइट फ्रॉम अप्रैल 2021 टू दिसंबर 2021, अप्रैल 2011 आई एम सॉरी, यानी कि 2011 से 2021, 10 वर्ष का यह है। देखिए यहाँ रेपो रेट जो है वो कितने फीसद है। इसमें जो लाल वाली है वो है रेपो रेट, और जो ब्लू वाली है वो है रिवर्स रेपो रेट। जो तत्व आपको मालूम होना चाहिए कि क्या है। और आमतौर पे रिवर्स रेपो रेट जो है वो 1% माइनस होती है। जो रेपो रेट होती है ना, उनसे 1% माइनस में रिवर्स रेपो रेट होती है। तो देखिए यह 7%, तब यहाँ ये 5.5, फिर यहाँ 8, 8.5 हुआ, ठीक है। मगर इतना 4% तक, इतना कम तो यहाँ इतने वर्षों में कभी नहीं हुआ, ठीक है, जो यहाँ आज हमें देखने को मिल रहा है। सो इट इज लोएस्ट ऑफ द होल डिकेड, ये बात यहाँ बताने का प्रयास किया है। दोनों ही, चाहे वो रेपो हो चाहे वो रिवर्स हो। अब रिविजन प्रोविजनिंग की रेट्स बाय आरबीआई की यह बात की गई है, जिसमें जो है सारे के सारे आंकड़े दिए हुए हैं 2020 से 2021 के। जो फेरफार किए गए हैं क्वार्टरली, सरकार जो है वो इसे रिवाइज करती है। तो ये आप वहाँ से इकोनॉमिक सर्वे में से आसानी से इसका रेफरेंस ले सकते हैं। यहाँ मैं इसका चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है, ये बदलते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी जो है मीडिया हाउस के जो है प्लेटफॉर्म से भी हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। अब ब्रॉड मनी ग्रोथ एंड एग्रीगेट डिपॉजिट ग्रोथ। देखिए, ब्रॉड मनी ये कुछ फिर से स्टैटिक तत्व आया, फिर से बेसिक तत्व आया जो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ब्रॉड मनी की परिभाषा क्या होती है, व्हाट इज नैरो मनी। यहाँ ये सारी चीज़ों में जो है वर्टिकल डेप्थ लगाने का हमारा प्रैक्टिकली जो है हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। मगर व्हाट इज ब्रॉड मनी, यह ग्राफ को समझने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रॉड मनी क्या है। तो अगर भारत के दृष्टिकोण से मैं आपको इन ब्रीफ में आपको बताने का प्रयास करूँ तो ब्रॉड मनी एक ऐसा जो है कंपोनेंट है मनी का विच इंक्लूड्स करेंसीज एज वेल एज डिपॉजिट्स इन द इकोनॉमी। जो नकद है लोगों के पास वो, और जो बैंक में डिपॉजिट के रूप में है, चाहे वो करंट हो चाहे वो सेविंग्स हो, वो सारी चीज़ें अपने आप में ब्रॉड मनी कहलाएगी। और उसके लिए एक सिंबॉलिक जो है आइडेंटिफिकेशन भी है जिसे M3 कहते हैं। M3 इज कॉल्ड ब्रॉड मनी। और ब्रॉड मनी में पब्लिक डिपॉजिट्स एंड पब्लिक कैश दे आर इंक्लूडेड। जो बैंक्स के पास होती है डिमांड डिपॉजिट्स, वो सारी इंक्लूड होती है। एंड इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट फॉर एनी जो है आरबीआई, एनी सेंट्रल बैंक टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी।
ठीक है, वित्त की मात्रा को जानने के लिए, अर्थतंत्र में कितनी मात्रा में वित्त जो है वो घूम रहा है वो समझने के लिए, वो जानने के लिए ब्रॉड मनी ज़रूरी है। ब्रॉड मनी एक ज़रूरी टूल है। इट इंक्लूड्स नैरो मनी अलोंग विथ इट्स एसेट, यानी कि ब्रॉड मनी में नैरो मनी भी इंक्लूडेड हो गया है। एंड इट इज़ आइडेंटिफाइड एज, जैसे मैंने आपको बताया कि इसे M3 के नाम से यहाँ जानते हैं, और इसमें ये दो चीज़ें इंक्लूड रहती है। मैं यहाँ लिखना चाहूँगा कि इट इंक्लूड्स पब्लिक करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स विथ बैंक। सो दिस इज ब्रॉड मनी। अब देखिए यहाँ इसका ग्रोथ, देखिए ये लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, जो कि अप्रैल 10 2021 के आसपास है। फिर से यहाँ रिवाइवल डिक्लाइन हो रहा है, और आज परिस्थिति जो है वो तकरीबन यहाँ है 10% से जो है आजू बाजू जहाँ से शुरू हुआ है ग्राफ, वहीं कहीं आज की परिस्थिति जो है वो अटकी हुई है। फिर एग्रीगेट डिपॉजिट, तो एग्रीगेट डिपॉजिट में मैं यहाँ बढ़ावा देखने को मिलेगा कि जो पैसे बैंक्स के साथ डिपॉजिट होते हैं, ये इसका ग्राफ है, वो भी अप्रैल 10-20 से दिसंबर 10-21 तक का है, ठीक है। तो बेटर ये है कि हम यहाँ से ये पॉइंट तक का करें तो एक वर्ष का यह पूरा लेखा जोखा होगा। तो देखिए थोड़ा सा आज नीचे है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर दिसंबर 2020। आज एग्रीगेट डिपॉजिट जो है वो थोड़े से कम है विथ बैंक्स, ठीक है, जो इवेंचुअली आगे के समय में बढ़ने वाले हैं, और ये बढ़ेंगे तब जाके बैंक्स के पास फंड आएगा, तब बैंक जो है उन फंड्स को फिर से क्रेडिट करके मार्केट में एक बूस्ट ला सकेंगे। फिर लिक्विडिटी कंडीशंस एंड इट्स मैनेजमेंट। लिक्विडिटी हैज रिमेन्ड इन सरप्लस इन द इकोसिस्टम सिंस मिड 2019 इन सिंक्रोनाइज ऑफ अर्निंग मॉनेटरी कंडीशन। यस, तो ये तो मैंने आपको बताया कि भाई थ्रू आउट लास्ट ईयर और लिक्विडिटी हैज बीन सरप्लस। देखिए यहाँ लिक्विडिटी कंडीशंस हमें दी गई है, और देखिए यहाँ 1 जनवरी 2022 और यहाँ 1 जनवरी 2020 और ये 1 जनवरी 2021, ठीक है, तो ये एक वर्ष हुआ है। देखिए यहाँ आज परिस्थिति, फिर यहाँ आप देखिए, आप देख सकते हो ये डिक्लाइन, फिर यहाँ आज ये परिस्थिति। तो फिर से यहाँ से इसके कंपैरिजन में, कंपेयरिंग द प्रीवियस ईयर 1 जनवरी 2022 में कम है, मगर ओवरऑल सरप्लस में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो नेगेटिव साइन है वो सरप्लस इंडिकेट करती है, और जो पॉजिटिव साइन है वो डेफिसिट इंडिकेट करती है। तो यहाँ इस पीरियड में हमने डेफिसिट देखा है, फिर तकरीबन 1 जुलाई 19 से फिर से हम लोग सरप्लस में आ गए, तो अभी भी हम लोग सरप्लस में ही है, और अब तो यहाँ धीरे धीरे जो है थोड़े सरप्लस बढ़ रहे हैं। अब मेजर्स टेकन बाय आरबीआई टू प्रोवाइड टारगेटेड लिक्विडिटी सपोर्ट टू द सिस्टम 2021-22। देखिए तो ये सारे मेजर्स है जो कि भारतीय मध्यस्थ बैंक के द्वारा लिक्विडिटी को बूस्ट करने के लिए यह मेजर्स उठाए हैं, जिनमें सबसे प्रथम है स्पेशल रिफाइनेंस फैसिलिटी फॉर ₹66,000 करोड़ टू ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यस, भारत के जो अखिल भारतीय वित्तीय संस्था है, जो कि अपने आप में अलग अलग सेक्टर्स को क्रेडिट जो है देने की बात करती है, क्रेडिट देती है। पहले तो उनमें 66,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ किए जाए, जिनमें 25,000 करोड़ रुपए नाबार्ड को, जो कि छोटे किसानों को यहाँ जो है वे क्रेडिट देंगे। फिर 10,000 करोड़ रुपीज़ टू नेशनल हाउसिंग बैंक, जो कि भारत में आवास योजना को जो है कार्यान्वित करती है, उसे नियंत्रित करती है। एंड 31,000 करोड़ टू सिडबी, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज को, एमएसएमईज को रेगुलेट करते हैं। तो इतने पैसे यहाँ इसमें पहले इन्फ्यूज़ करो, ताकि वे अपने रिटेल क्लाइंट्स को क्रेडिट दे सके। अपने रिटेल क्लाइंट्स उन क्रेडिट का उपयोग करके फिर से वाणिज्य प्रवृत्ति करके जो है कमा सके, सरकार को कर भी दे सके, और इकोनॉमी में फिर से एक जान भी ला सके। फिर दूसरा, टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ ₹50,000 करोड़ टू रैंप अप कोविड रिलेटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी कि भाई आपको इस अवधि में इस स्पेसिफिक कार्य के लिए इतने पैसे दिए गए हैं, आप वो करो,
ठीक है, और ऐसे 50,000 करोड़ रुपए दिए सरकार ने कोविड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए देश में। फिर तीसरे में स्पेशल लॉन्ग टर्म ऑपरेशन, रेपो ऑपरेशंस, तो ये भी सरकार ने यूज किया। इसमें भी काफी सारे जो है पैसे जो है सरकार ने या आरबीआई ने आवंटित किए। फिर ऑन टैप लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ ₹15,000 करोड़ एंड एक्सटेंशन टू ऑन टैप फैसिलिटी टारगेटेड टू लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस टिल December 31, 2021, यानी कि लॉन्ग टर्म जो है ऑपरेशन यहाँ सिक्योरिटीज और डिपॉजिट्स की जो है मदद से आरबीआई ने की है, तो उसमें भी पैसे यहाँ आरबीआई ने लगाए ताकि देश में, राष्ट्र में लिक्विडिटी जो है वो कम ना हो। डेवलपमेंट इन जीसेक मार्केट, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। जैसे हमें मालूम है कि जब सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो ऐसे में सरकार इन सिक्योरिटीज को कहीं पर भी गिरवे रख के पैसे जो है वहाँ से लेती है। फिर बाद में सरकार को पैसे फिर से जमा करने होते हैं और सिक्योरिटीज को छुड़वानी होती है। तो यहाँ इस मार्केट में भी हमें एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। Yields on 10-year government security has reached 8.2% 2018, reduced substantially to 5.75 June 2020 and increased to 6.45 as on 31 December 2021। यानी कि यह आंकड़े बताते हैं कि कुछ ऐसा हुआ, 8.2, 5.75, फिर से 6.5, इतना तो नहीं मगर यहां तक 8.2, 5.75, 6.45, ठीक है। ऐसा रिवाइवल यहां इस मार्केट में देखने को मिल रहा है। दिस फिगर शोज द एंटायर सिनेरियो, ठीक है। ये पूरा कर्व है। अब बैंकिंग सेक्टर, जिनमें हमें ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैज कंटिन्यूड टू डिक्लाइन सिंस 2018-19, यानी कि उसके नेट और ग्रॉस जो है नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस वे कम हो रहे हैं। ये एक अपना अपना पॉजिटिव बात है। जीएनपीए यानी कि ग्रॉस नेशनल परफॉर्मिंग एडवांस ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ईयर 2020 7.5, ईयर 2021 6.9, ठीक है। भले ही ये गिरावट जो है वो कम है मगर अच्छी है, पॉजिटिव है। एंड नेट जो नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है वे ईयर 2021 के लिए 2.2 रहे, ये भी अपने आप में कम ही हुए हैं, ठीक है। और ये दोनों यहाँ ग्राफ की मदद से हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखिए ये यहाँ फिर से गिरावट आई, यहाँ बढ़ गए थे। दिस वर द पिक पॉइंट्स 2017-18 में, और फिर धीरे धीरे ऐसे डेड एसेट्स में गिरावट देखने को मिल रही है। ये एक अच्छी बात है बैंकिंग पूरे सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर के स्वास्थ्य के लिए। अब नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड सरकार के द्वारा जो कोई ऐसे एनपीएस थे और उसमें जो कोई स्कोप लगे रही जो है स्ट्रक्चरिंग का, रिकंस्ट्रक्शन का, तो वो करने के लिए सरकार ने कंपनी स्थापी है। ये पूरा रेफरेंस आपको इकोनॉमिक सर्वे से मिल जाएगा। मैं अनुरोध करूंगा कि आप ये सारी चीज़ें वहाँ से पढ़िए। यहाँ माहितियाँ जो है वो फैक्चुअल है, समझ के लिए भी ज़रूरी है और प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है। तो आप यह चीज़ें वहाँ से देख सकते हैं। ये सारे जो बॉक्सेस है, ये 2 बॉक्सेस उनका जो है जिक्र चैप्टर 4 में है, ठीक है। तो आप वहाँ से उनको पढ़ सकते हैं। फिर मॉनेटरी ट्रांसमिशन, बैंकिंग लेंडिंग एंड डिपॉजिट रेट्स। बैंकिंग लेंडिंग यानी कि बैंक जो क्रेडिट के ऊपर पैसा दे रही है, और साथ ही में डिपॉजिट रेट्स, जो डिपॉजिट हो रही है उसकी वृद्धि, डिपॉजिट्स के जो है फैलावे में, उसके बढ़ावे में जो वृद्धि है वो यहाँ चर्चित है, ठीक है। आमतौर पे यह पूरा जो तत्व है वो इकोनॉमिक्स के लिए है, मगर यहाँ फिर भी मैंने यहाँ आपके सामने रखने का प्रयास किया था। अब मॉनेटरी ट्रांसमिशन तो हो गया, मगर क्या बैंक क्रेडिट ग्रोथ में इजाफा हुआ है या नहीं हुआ है, वो देखने के लिए हमें एक अन्य स्लाइड की मदद लेनी होगी। वो ठीक तरीके से समझने के लिए इकोनॉमिक सर्वे में 2 ग्राफ दिए हुए हैं, जिनमें एक बैंक क्रेडिट, ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ की बात करता है, और जो दूसरा ग्राफ है वो अपने आप में मल्टीपल सेक्टर्स की बात करता है कि कौन से क्षेत्र में जो क्रेडिट है बैंक के द्वारा वो एडवांस की गई है, दी गई है। जिनमें फिगर 13 जो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि बैंक क्रेडिट ग्रोथ, जहां अगर नीचे देखें तो वर्ष 2018 से 2021 तक का यह हिसाब है, यह क्रेडिट ग्रोथ है। देखिए तो यह पीक समय है जो कि समय था 18-19 का, यहाँ 20वां वर्ष चल रहा है। ये पूरा 2020 का साल आप देखिए, ठीक है। ये जो डाउनफॉल दिख रहा है आपको, विच इंडिकेट्स
कि बैंकों के द्वारा जो एडवांसेस किए जा रहे हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में एडवांस दिए जा रहे हैं, वो अपने आप में यहाँ कहीं ना कहीं उसमें एक गिरावट देखने को मिली है। एंड ऑन द अदर साइड, जैसे दूसरा ग्राफ हमारे पास है यहाँ, जो सेक्टोरल माहिती प्रदान करता है क्रेडिट ग्रोथ, मगर सेक्टोरल वाइज या सेक्टर वाइज कह सकते हैं, जिनमें ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट्स एग्रीकल्चर, रेड रिप्रेजेंट्स इंडस्ट्री, येलो सर्विस एंड ब्लू रिप्रेजेंट्स पर्सनल लोन्स। तो देखिए ये, अब देखिए सर्विसेज सेक्टर का जो हाल है वो देखिए, ठीक है, ये 19-20 का वर्ष है, देखिए गिरावट। वाइल एग्रीकल्चरल में एक स्टेडीनेस में देखने को मिल रही है, और इंडस्ट्री में भी इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं है, यहाँ कुछ बिंदु के ऊपर है, मगर जो रेट है वो सर्विस सेक्टर में सबसे अधिक है। एंड सेम यहाँ भी पर्सनल लोन में भी एक गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये एडवांसेस है और सेक्टर वाइज एडवांसेस है और उसका ग्रोथ है। अब आगे हमें कुछ ऐसी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज देखनी है। जैसे हमने देखा कि भाई भारत के संदर्भ में जो सेंसेक्स है भारत का, वो ऑल टाइम हाई हुआ, उसमें भी उसकी जो प्रोडक्ट है निफ्टी, वो भी ऑल टाइम हाई हुआ। तो यहाँ भारत के इस कैपिटल मार्केट के अलावा अंतर्राष्ट्रीय कैपिटल मार्केट, जो कि थोड़े महत्वपूर्ण है, साथ ही यहाँ फिगर्स को हमें याद नहीं रखना है, मात्र एक समझ के लिए, चीज़ों के रेफरेंस के लिए यहाँ हमने यह टेबल लिया है, जिनमें निफ्टी 50 जो है वो एज ऑन 31 मार्च 2021 इट वाज एट लेवल ऑफ 14,691 एंड एज ऑन 31 दिसंबर इट वाज 17,000, यानी कि 3,000 का उसमें इजाफा हुआ है। और एमर्जिंग मार्केट्स देखें तो ताइवान का जो टाइएक्स है वो 16,000 था, जो कि 18 हो गया है। अफ्रीका का इंडेक्स देखें तो 66,000 था 2021 के जो है मार्च की आखिरी तारीख में, 31 मार्च को, वो 31 दिसंबर तक 73,000 हो गया। सेम गोज विथ रशिया, शंघाई, कोरिया की जो है कॉस्पी सेंसेक्स है, और ब्राज़ील, ठीक है। सारी चीज़ों में जो है अगर आखिरी दोनों देखें तो कोरिया और ब्राज़ील, इन दोनों में मैं थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। छोटा सा डाउनफॉल है, मगर है। बाकी के सारे सेंसेक्स इमर्जिंग मार्केट के पॉजिटिव है, इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। और ये यहाँ के इनके परसेंटेज चेंज है। अब उसके पश्चात डेवलप्ड मार्केट, तो ये डेवलप्ड मार्केट के कुछ उदाहरण हैं, जिनमें यूएस का S&P 500 है, नास्डेक कंपोजिट है यूएस का, फ्रांस का CAC 440 है। तो सारे आप देख सकते हैं, सभी पर जो है एक प्रकार से यहाँ भी आखिरी दो देखने हैं हमें, ठीक है। तो हांगकांग और जापान के डाउनवर्ड्स है, बाकी के सारे पॉजिटिव ग्रोथ में जा रहे हैं। ये डेवलप्ड या एडवांस्ड इकोनॉमीज के सेंसेक्स है। अब इंश्योरेंस सेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत में, क्योंकि अपने आप में भारत का पॉपुलेशन जो है वो बड़ा है, तो बट ऑब्वियस है भारत में जो बीमा बाजार होगी वो भी बहुत ही बड़ी होगी, उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ही बड़ा होगा। पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी में यहाँ देखनी है। देखिए पेनिट्रेशन और डेंसिटी दोनों ही इंश्योरेंस के साथ जुड़ी हुई अवधारणा है, ये थोड़ी समझनी ज़रूरी है। फिर बाद में यह आंकड़े हमें जो है कुछ जो आंकड़े हमारे साथ कुछ नहीं कर पाएंगे। अब पेनिट्रेशन की बात करें तो पेनिट्रेशन जो प्रीमियम होता है, ठीक है, और उसमें भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, उसका जो प्रपोर्शन है टू जीडीपी, अगर वो गिने तो उसे पेनिट्रेशन कहते हैं। और अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी में जो पूरा प्रीमियम है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, यहाँ प्रीमियम मतलब हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, टोटल प्रीमियम इन रेशियो टू पॉपुलेशन, ठीक है, औसत। तो ये डेंसिटी है, ये पेनिट्रेशन है। भारत के संदर्भ में दोनों में जो है एक प्रकार से भले ही थोड़ा सा इजाफा हुआ है, मगर पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। अब यहाँ कंपैरिजन टेबल है, जिसमें 2011 से लेकर 2020 तक के आंकड़े हैं। हमें तो मात्र 2018 और 2020 के ही देखने हैं, ताकि जो 2019-20 का जो महामारी का वर्ष है वो भी आ जाए। अब देखिए पेनिट्रेशन 2.74 in 2018 and increased to 3.20 and same goes with density
इट वॉज 55 इन 2018 विच इंक्रीज टू 59। ठीक है, तो कुल मिलाकर इंश्योरेंस की हालत भारत में अच्छी है, प्लस पेंडेमिक की वजह से लोगों के अप्रोच में जो है जो फेरफार हुआ है, जिसकी बदौलत इंश्योरेंस को लाभ मिला है और पूरे क्षेत्र में एक बूम हमें आज दिख रहा है। अब नॉन लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया, वो तो हमने लाइफ इंश्योरेंस की बात करी, अब नॉन लाइफ इंश्योरेंस जिनमें भी पेनेट्रेशन और डेंसिटी की बात की गई है, और 2011 से लेकर 2020 के आंकड़े हैं, मगर हम लोग 2018 और 20 के आंकड़े लेंगे जिनमें इंश्योरेंस पेनेट्रेशन में इजाफा देखने को मिला है। इंश्योरेंस पेनेट्रेशन में विच वॉज 0.97 इन 2018 विच इंक्रीज टू 1 इन 2021, एंड इंश्योरेंस डेंसिटी में कोई फेरफार नहीं हुआ जो 2018 में देखी गई थी 19.0, एंड स्टिल इट वाज इंक्रीज्ड इन 2019 बट इन 2020 इट रिमेन्ड 19.0। तो यहाँ कोई हमें इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है। सो दिस इज द सिनेरियो विथ नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। अब इंटरनेशनल कंपेरिजन ऑफ इंश्योरेंस पेनेट्रेशन करें कि भारत की जो स्थिति है वो कहाँ है, तो भारत की स्थिति प्रथम 12 जो खिलाड़ी है उसमें कहीं पर नहीं है। ठीक है, एज वी कैन सी वी कैन नॉट नोट आउट इंडिया इन द एंटायर टेबल। यूएसए में सबसे ज़्यादा, फिर कनाडा है, ब्राज़ील है, और जो है मैक्सिको है, फ्रांस, जर्मनी। तो कुल मिला के ये कंपेरिजन है। हालांकि मैं यहाँ इसके अंदर इसका डिटेल्ड जो है हम लोग एनालिसिस नहीं करेंगे, मैं आपके ऊपर यह कार्य जो है वो छोड़ रहा हूँ कि आप अगर जो आपकी रुचि है तो चीज़ों को यहाँ थोड़ी नज़दीक से देख सकते हैं। मेरा काम है कि ये आपको बताना कि ये चीज़ें क्या होती है और कैसे भारत को कंसर्न करती है। फिर यहाँ अगर इंडिया का देखें तो वी आर 16th। ठीक है, ग्लोबली अगर देखें तो वी आर 16th। ठीक है, चाइना से हम लोग आगे हैं, चाहे वो पेनेट्रेशन हो, चाहे वो डेंसिटी हो इंश्योरेंस की। अब पेंशन सेक्टर, ये भी बड़ा सेक्टर है और सरकार को जो है एक कंसिडरेबल अमाउंट इस सेक्टर के लिए एलोकेट करनी होती है, क्योंकि अपने आप में ये कंसिडरेबल है। और काफ़ी सारी ऐसी सरकारी जो है इकाइयाँ हैं, या आप कह सकते हो कि देयर आर गवर्नमेंट यूनिट्स बाय विच गवर्नमेंट इज एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिंग द होल पेंशन सेक्टर, या वी कैन से दैट गवर्नमेंट इज रेगुलेटिंग द होल पेंशन सेक्टर। Total number of subscriber under new pension scheme and Atal Pension Yojana, which are relatively new schemes. September 2020, total subscribers were 374.32 lakh, and September 2021 it increased to massive 463 lakh. ठीक है, तो ये यहाँ आप देख सकते हैं एनरोलमेंट कितना इजाफा हुआ है एक ही वर्ष में। Assets under management of National Pension Scheme and Atal Pension Yojana for year 2021 stood at massive 6.67 lakh करोड़। ठीक है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, जिसका यहाँ एक पूरा हमें एक स्पेस दिया हुआ है, जिसके तले नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स की भी बात की गई है, चाहे वो अटल पेंशन योजना के लिए हो, चाहे वो नेशनल पेंशन स्कीम के लिए हो, एवं कंट्रीब्यूशन की भी बात की गई है, और एसेट अंडर मैनेजमेंट के भी आंकड़े यहाँ हमारे सामने रखे गए हैं, और सभी में यहाँ इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। सब्सक्राइबर इंक्रीज में भी इजाफा मिल रहा है, और सरकार के द्वारा जो रकम आवंटित की जा रही है उसमें भी हमें इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसका चित्रण आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए, सरकार ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को पेंशन के रूप में वर्ष 2021 में 1,35,820 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, बांटे थे। ठीक है, फिर स्टेट गवर्नमेंट तो 2,42,330 करोड़, कॉर्पोरेट क्षेत्र के पेंशन 53,000 करोड़, फिर यूएस है तो वो 24,000 करोड़ है। एनपीएस लाइट है जो कि एक थोड़ा निम्न संस्करण है नेशनल पेंशन स्कीम का, उसके तहत तकरीबन 3,000 करोड़ का आवंटन हुआ है। ठीक है, तो ये निरंतर इसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है अगर पिछले वर्षों के आंकड़ों को तपासे तो, चाहे वो सब्सक्राइबर हो, चाहे वो एसेट अंडर मैनेजमेंट हो, चाहे वो सरकार के द्वारा बांटी हुई रकम हो। अब नंबर ऑफ एपीवाई अकाउंट्स यानी कि अटल पेंशन योजना अकाउंट स्टेट वाइज, देखिए ये जानना जरूरी नहीं है, मगर आमतौर पे आजकल प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा प्रश्न पूछे जाता है, यहाँ कोटिक्रम पूछा जाता है, हायरार्की पूछी जाती है, लाइकवाइज असेंडिंग और डिसेंडिंग।
ठीक है, तो यहाँ उसके लिए इन चीज़ों के ऊपर प्रकाश करना जरूरी है, जिनमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश नंबर 1, फिर बिहार में, एंड थर्ड वेस्ट बंगाल। ठीक है, और यहाँ 10वां गुजरात है, जिसके तले 14.3 लाख अटल पेंशन योजना के जो अकाउंट्स है वो आज कार्यरत है या वे सब्सक्राइब्ड इस योजना के साथ हुए, ऑलरेडी हुए हैं। ठीक है, गरीब देश याद रखने हैं, गरीब प्रदेश, आई मीन रिलेटिवली, क्योंकि आज वैसे कोई गरीब नहीं है, मगर रिलेटिवली। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल जो हमारे स्टेट्स है उससे कुछ हमारे भारतीय नॉर्दर्न स्टेट्स, कुछ ईस्टर्न स्टेट्स रिलेटिवली जो है पुअर है, तो उसको हमें याद रखने हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही वैसे तो 2016 का कानून है, मगर पिछले इकोनॉमिक सर्वे से इसे एक प्रकार से बहुत ही महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, पिछले इकोनॉमिक सर्वे से, और यहाँ आज इस कोड के तले नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो एक बहुत ही बड़ा विकराल प्रश्न है उसको भी सोल्व किया जा रहा है, और उसमें भी काफ़ी सारे जो है फलस्वरूप में प्रसंग दिखाई दे रहे हैं। कहा गया है कि IBC has created a cohesive and comprehensive insolvency ecosystem. Comprehensive and cohesive insolvency ecosystem यानी कि दिवाला प्रक्रिया जो है वो इतनी सरल और इतनी जो है आप कह सकते हो कि बिन पेचीदी बनाई गई है, नॉन कॉम्प्लेक्स बनाई गई है, कि अपने आप में ये पूरी इकोसिस्टम कवर करती है। साथ ही में कॉम्प्रिहेंसिव भी है, यानी कि व्यापक भी है। विथ एनेक्टमेंट ऑफ IBC, इंडिया इज विटनेस्ड बर्थ ऑफ 2 प्रोफेशन। IBC के कार्यान्वयन से, IBC के अमलीकरण से भारत में 2 नए प्रोफेशंस का जन्म हुआ, जिनमें एक है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन और दूसरा है वैल्यूएशन प्रोफेशन। ये 2 नए प्रोफेशन जिनका जन्म इस पर्टिकुलर कानून के जो है कार्यान्वयन से हुआ। अब यहाँ इकोसिस्टम अंडर द कोड एक टेबल दिया हुआ है, जिनके तले देखिए यहाँ ये जो 3 चीजें दी गई है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इसका मैकेनिज्म है, जिनमें रेगुलेटर होते हैं सबसे प्रथम नीचे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है, जिसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कहते हैं, जो एक इसके ऊपर का है, और एक एपेलेट अथॉरिटी होती है, जो कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के ही सीनियर जजेस के द्वारा बनाई गई होती है। अब यहाँ देखिए सर्विस प्रोवाइडर्स, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज मार्च में कोई नहीं था, मार्च 2018 में एक जो है ऐसा वेंचर शुरू हुआ, फिर वो एक ही रहा और आज दिन तक वो एक ही है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा जो इकोसिस्टम है वो डेवलप हुआ, और पूरा प्रोफेशन जो है वो यहाँ पूरे भारत में फला फूला। तो ये तो इसकी एक बात है, मगर इसका मूल उद्देश्य था वो था इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर को खत्म करना, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी को सरल से सरल बनाना। ठीक है, टू मेक लिक्विडेशन ऑफ कंपनी इजीएस्ट। तो यहाँ इन चीज़ों पर भी फोकस दिया हुआ है। आउटकम्स अंडर द कोड, यहाँ इनकी चर्चा करनी है। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, जिन्हें संक्षिप्त में CIRPs कहते हैं, जिनके तले देखिए स्टेटस ऑफ CIRPs एडमिटेड 4700 समथिंग, फिर क्लोज्ड अपील रिव्यू और सेटल्ड 701, क्लोज्ड बाय विड्रॉल अंडर सेक्शन 12A 527, क्लोज्ड बाय रिजोल्यूशन 421, क्लोज्ड बाय लिक्विडेशन 1419, ऑनगोइंग CRP which are 1640 to 70 days प्लस जो प्रोसेस चली है वैसे 1201 मामले है। 180 से 270 दिन के अंदर पूरी प्रोसेस पूरी हुई है, ऐसे 186 मामले हैं। 90 से 180 दिन 120 मामले, और 90 दिन या जो है उससे कम में तो ऐसे 133 मामले हैं। ठीक है, सो दिस इज द होल लिक्विडेशन प्रोसेस, एंड बाय दिस स्पीड सरकार इस नए कानून से लिक्विडेशन प्रोसेस को अंजाम दे रही है, ताकि बैंक्स की जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, जो रेशियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो, और फिर से भले ही कम क्रेडिट आए मगर फिर से वो बूस्ट बैंकों को मिले, बैंकों को फिर से लिक्विडेशन जो है वो ज़्यादा मिले। अब स्टेटस ऑफ डिस्ट्रेस्ड एसेट्स एज ऑफ सितंबर 20 में हमें कुछ ऐसी चीज़ें दी गई है जिनमें ऐसी कंपनीज है। ठीक है, और द होल थिंग इज एक्चुअली रिलेटेड टू दिस इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, और यही सारे आंकड़े में यहाँ दिए गए हैं कि भाई इस कानून के लागू होने के तत्पश्चात
यह सारी चीज़ें हो सकी है, वो हमें यहाँ दिया हुआ है। मुझे लगता है कि यह चीज़ें आपको सेल्फ रिफर करनी चाहिए, सो वी आर स्किपिंग इट फॉर नाउ। अब लिक्विडेशंस, ठीक है, इसके ऊपर नजर डाल देते हैं। ये प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। स्टेटस ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस एज ऑफ सितंबर 30, 2021 इनिशिएटेड 1419, जो हमने वहाँ देखा था। फाइनल रिपोर्ट सबमिटेड 264, क्लोज्ड बाय डिसोल्यूशन 151, क्लोज्ड बाय गोइंग कंसर्न सेल 6, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट 7, ऑनगोइंग में सेम नंबर्स है, ठीक है। तो इतनी कम अवधि में, इतनी कम समय अवधि में कोई भी ऐसी नॉन परफॉर्मिंग कंपनीज के या डिस्ट्रेस्ड कंपनी या एसेट्स के लिक्विडेशन का कार्य जो है वो किया जा सकता है। वो यहाँ से सरकार ने, केंद्र सरकार ने सिद्ध किया। अब उसके पश्चात क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी की बात यहाँ की गई है। देखिए, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी जो है वो मैं आपको बता दूं कि भारत में क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। आईबीसी 2016 में भी कोई प्रावधान नहीं है। मात्र और मात्र हम लोग विद इन कंट्री ही इंसॉल्वेंसी का प्रॉब्लम जो है वो सोल्व कर सकते हैं, अन्यथा वी हैव नो प्रोविजंस इन अवर कंसिस्टिंग लॉज रिगार्डिंग क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। बट यहाँ हम लोग यह पूरा मुद्दा जो है वो एक बार देख लेंगे। इट सिग्निफाइज सर्कमस्टेंसेज इन विच एन इंसॉल्वेंट डेटर्स हैज एसेट और क्रेडिटर्स इन मोर देन वन कंट्री, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी क्या कहती है कि भाई कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसके एसेट्स या तो मल्टीपल कंट्रीज में फैले हुए हो या उसके ऋणदार यानी कि क्रेडिटर्स मल्टीपल कंट्रीज में फैले हुए हो, तो वहाँ क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का मुद्दा बनता है। IBC at present has only domestic jurisdiction, no facility as of now for cross-border insolvency. जैसे मैं आपको बताया, there is no provision as of now in this consisting law. Presently, foreign creditors make claim against a domestic company regulated by section 234 and 235 of the IBC. Yes, जो कुछ हो सकता है इस कानून के तहत, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के तहत, तो जो फॉरेन क्रेडिटर्स है वो डोमेस्टिक कंपनी को सू कर सकते हैं, अन्यथा कोई अन्य फैसिलिटी यहाँ भारत के द्वारा प्रोवाइड नहीं की जा सकती। इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट फॉर रिसॉल्विंग क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, यह इंस्ट्रूमेंट जो कि यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ 1997 के द्वारा प्राप्त है, और तकरीबन आज दिन तक 49 कंपनियों ने जो है यह एक्सेप्ट किया है, इसे अडोप्ट किया है और अपने देश में इसे कार्यान्वयन बनाया है, ठीक है। भारत को फिलहाल अभी यह लगाना बाकी है। दिस लॉ एड्रेसेस द कोर इश्यू ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी विद द हेल्प ऑफ 4 प्रिंसिपल्स। द 4 प्रिंसिपल्स which forms the basis of that unilateral law of 1997, which are access, recognition, cooperation and lastly coordination, ठीक है। चारों को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, जिनमें एक्सेस यानी कि allow foreign professional creditor direct access to domestic court and enable them to participate in and commence domestic insolvency proceedings against a debtor, ठीक है। ये एक्सेस है, बाहरी व्यक्तियों को, बाहरी ऋणदारों को भारतीय स्थानीय अदालतों तक पहुंचाया जाए या उसे पहुंचने दिया जाए। दैट इज फर्स्ट एक्सेस। सेकंड, रिकॉग्निशन, इट अलाउज रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन प्रोसीडिंग्स एंड एनेबल्स कोर्ट टू डिटरमाइन रिलीफ अकॉर्डिंगली। यस, यहाँ रिकॉग्निशन, बाह्य जो प्रोसीडिंग्स चल रही है बाह्य अदालतों के द्वारा, उनके कानूनों के द्वारा उन्हें मान्यता दी जाए भारतीय अदालतों के द्वारा, भारतीय न्याय प्रणाली के द्वारा। तीसरा, कोऑपरेशन, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर कोऑपरेशन बिटवीन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड द कोर्ट ऑफ कंट्री। यस, देयर इज अ सॉर्ट ऑफ हार्मोनियस रिलेशन which is to be established between two parties, which means जो professionals insolvency और different countries court, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशन, एक कोऑपरेटिव, एक सहकारी संबंध बनाना है। एंड लास्टली, कोऑर्डिनेशन which allows the conduct of concurrent proceedings in different jurisdiction. yes, तो यहाँ एक प्रकार की संकलन की बात है। अलग अलग जुरिस्डिक्शन में पूरे कंडक्ट को, पूरे ट्रायल को चलाने के लिए जो संकलन जरूरी है, जो जरूरी संकलन है, वो यहाँ करने का प्रावधान है। तो ये 4 प्रिंसिपल के ऊपर यह अंतर्राष्ट्रीय कानून बना हुआ है, आज लागू भी है, मगर भारत अभी इसको लागू करने में जो है दूर है, या इसके ऊपर अभी कोई भारत ने कदम नहीं उठाया है। तो यह आज का पूरा उपाख्यान था, जिसके तहत हमने इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 3 और चैप्टर 4 एक्सटर्नल सेक्टर एवं मॉनिटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के बारे में चर्चा की। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। साथ ही जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया था, संधि सेवाओं के जो महत्वाकांक्षी छात्र हैं उनके लिए यह पूरा लेक्चर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसीलिए मैंने आपके सामने उसी एनालिटिकल जो है तरीके से मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। जय हिंद, जय भारत।